ए लड़की, जितना जल्दी हो सके अपनी तबीयत ठीक कर ले, क्योंकि ये तो तेरी गलतफहमी है कि मैं तुझे यहाँ पर ऐश करने दूंगी। जब से आई है मरने वाली हुई पड़ी है। तेरा आशिक तुझे यहाँ बेच कर गया है, इसके साथ रंगलियां मनाते हुए, इसके घर से भागते हुए तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। तो अब क्यों मर रही है अपनी इज्जत के लिए? कान खोल कर सुन ले, ये मेरा कोठा है और यहाँ पर मत जाल बस एक ही मकसद के लिए आता है, जिसके लिए तुझे यहाँ पर लाया गया है। किसी खुशफहमी में मत रहना कि तू यहाँ से कभी आजाद हो सकती है। ये तो मेरे हाथों, या तो मेरे हाथों मरेगी या फिर इस कोठे की सबसे मशहूर तिबाज बनेगी। तेरे जैसियां बहुत आई हैं और बहुत गई। आज तक रेशम भाई ने किसी को सर नहीं चढ़ाया। तुझे इतनी अहमियत मिल रही है सिर्फ और सिर्फ परिवेश की वजह से, जो तेरी खातिर मुजरा करने के लिए राजी हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से अब तक बची हुई है तू, वरना अब तक मैं तुझे कितने ग्राहकों के सामने बेच चुकी होती और कुछ ना सही तुझ पर लगाई हुई रकम तो हासिल कर ही चुकी होती। लेकिन कोई बात नहीं, परिवेश का एक मुजरा मुझे मालो माल कर देगा। लेकिन ये मत सोचना कि परिवेश की वजह से तू आजाद हो जाएगी। 10 दिन बाद परिवेश का बहुत बड़ा मुजरा रखवा रही हूँ मैं। सारे सेठों को दावतनामा भिजवा दिया है मैंने। इधर परिवेश का मुजरा होगा और इधर तू अपनी तैयारी पकड़ेगी। ये समझ लिए 10 दिन का तुझे वक्त मिल रहा है अपने जहन को इस बात के लिए तैयार करने के लिए कि तुम अब इस हीरा मंडी की एक तवाइफ हो, जहां पर नाचना गाना नाच गार कर अपना जिस्म बेचना है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर ले, क्योंकि मैं तुझ पर किसी तरह का कोई रहम नहीं खाने वाली। रेशम भाई इसके पास बैठी से बता रही थी, जबकि वो चारपाई के साथ टेक लगाई अपने घुटनों के गिर्द दोनों बाजू लपेटे इस औरत को देख रही थी, जिसे सिर्फ अपनी जात से मतलब था। परिविश आपके लिए कर तो रही है मुजरा, फिर मुझे क्यों पीछे लगी हैं आप? आपने परिविश से वादा किया है, अगर वो मुजरा करेगी तो आप मुझे मेरा पीछा छोड़ देंगी। लेकिन वो भर कर पीछे हटी थी, क्योंकि इसके बालों की मजबूत चोटी रेशम भाई के हाथ में थी और इसके साथ ही इसने जोरदार थप्पड़ के नाजुक गाल पर लगाया था। चुप, आवाज नीची रख। अगर तेरी आवाज परिविश के कानों में पहुंची ना तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ, मैंने परिविश से वादा किया है कि अगर वो मेरे लिए मुजरा करेगी तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी, लेकिन तुझे भी बैठकर खिलाऊंगी नहीं मेरी चंदा। तुझे भी यहाँ बेचने की खातिर ही खरीदा है मैंने। तू भी बहुत मर्दों को पसंद आएगी। हाँ, परिविश से तेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन तू भी बहुत मर्दों को लुभा सकती है, तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू भी मुझे कमा कर देगी, फिक्र मत कर। जो तुझ में कमाऊंगी वो तुझ पर ही लगाऊंगी। अरे पैसों में खेलेगी, पैसों में। हाँ, ये सच है, तेरी कीमत इतनी नहीं जितनी अनछुई कलियों की होती है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा देगी रेशम भाई को। और रेशम भाई इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि आते हुए पैसे को अपने घर का रास्ता ना दिखाए, इसीलिए तो अपना मुंह बंद रखेगी। अगर परिविश को पता चला कि इस कमरे में क्या बात हुई है तो मैं तेरी गर्दन दबाकर तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगी। इसलिए यहाँ बैठकर आराम करने के बजाय तैयारी कर, बहुत जल्द तेरी भी महफिल लगवाऊंगी। वो इसके बाल एक झटके से छोड़कर इसे पीछे की तरफ गिराती इसके करीब से उठ गई थी, जबकि रूहा ने गहरी सांस ली थी। यकीनन इसने रेशम भाई को शक नहीं होने दिया था कि वो इसके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो वही कर रही थी जो परिविश से करने के लिए कह रही थी। अब बस परिविश अपने मकसद में कामयाब हो जाए। परिविश की बात बिल्कुल ठीक निकली थी। रेशम भाई से वक्ती खामोशी इख्तियार कर रही थी, मतलब कि परिविश के मुजरे के बाद भी वो इसे हिमायू के सामने फेंकने वाली थी। इसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। अपने सौतेले भाई की पाबंदियों से निकलने के लिए इसने गलत इंसान को चुना था और वो इंसान इस कोठे पर छोड़ गया था। इसका सौतेला भाई से कोई लगाव नहीं रखता था, लेकिन फिर भी इसे अपनी इज्जत की परवाह थी। इसको कहीं अकेले भाई आने से रोकता था। हर वक्त इसके पीछे गार्ड्स भेजता था। यहाँ तक कि वो कॉलेज जाती तब भी इसके 4 गार्ड्स कॉलेज के बाहर खड़े होते। बस इन्हीं सब बातों से तंग आकर इसने गलत इंसान से मोहब्बत कर ली थी, जो इसे इस कोठे पर फेंक गया था। और अब इन बातों पर वो सिर्फ तरफ कर रो सकती थी। इसके बस में और कुछ भी नहीं था। असीर, ये क्या बेवकूफ़ी है? दरवाज़ा खोलो। और इसके हाथ से आहिस्ता से लहंगा लेकर अचानक ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल होती अंदर से दरवाज़ा बंद कर गई थी। इसकी चालाकी पर वो एक लम्हे के लिए तो समझ ही नहीं पाया था कि इसके साथ हुआ क्या है। इसकी मासूम सी बीवी वाकई इस मामले में चालाक निकली थी। इसने इतनी नरमी और आहिस्ता से ये काम किया था कि वो इससे उम्मीद नहीं रखता था कि वो कुछ भी ऐसा करेगी। ऐसे कैसे खोलूँ? चेंज करके खोलूंगी। अब मैं चेंज कर रही हूँ, आप बाहर रुकें। इसके लहजे में वाजिया लड़खड़ाहट थी। इतनी बड़ी हरकत करने के बाद अब इसे डर भी लग रहा था, न जाने शाहवीर इसके साथ क्या सलूक करेगा। जबकि वह बाहर इसकी शरारत पर मुस्कुराते हुए वहीं ग्रिल के पास टेक लगाकर खड़ा हो गया था। तुम जानती हो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा बेबी। हस्बैंड से इस तरह के पंगे महंगे पड़ सकते हैं, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। वो खुले अल्फाजों में धमकी दे रहा था। मैं अफोर्ड कर लूंगी, मेरे शौहर बहुत अमीर हैं, गाँव में सबसे ज्यादा अमीर। मैं कोई गरीब नहीं हूँ, इसका फौरन जवाब आया था। जबकि शाह का बेसाख्ता कहकर पूरे शॉपिंग मॉल में गूंजा था। बेबी, जब तुम अपनी अम्मी बाबा से बात कर रही थी ना, तब तो जरा भी हकला नहीं रही थी। जब मुलाजमों से बात करती हो तब भी ठीक बात करती हो, तो मेरे सामने इस तरह से हकलाकर क्यों बोलती हो? पहले न सही, लेकिन अब तो इसकी एक एक चीज को नोट कर रहा था। वो सब अच्छे हैं ना? इसने जवाब दिया था। तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? वो जितना इस सवाल का जवाब असीर के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो बेसाख्ता
वो जानता था कि इस सवाल का जवाब बसीर के लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो बेसाख्ता पूछ बैठा था। वो इसके मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनना चाहता था, हालांकि इसने इसके साथ कुछ भी अच्छा किया ही नहीं था। इस बात को वो खुद भी समझता था। नहीं, आप अच्छे हैं, लेकिन वो गुस्सा नहीं करते, ना प्यार करते हैं, आप गुस्सा करते हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। वो फौरन बोला था, शायद इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन इसके मासूम दिल पर वो जितने घाव लगा चुका था इस तरह वो अपनी बातों से तो इसे कभी अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकता था। इसके दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए शाबिर को बहुत कुछ करना था, और वो कुछ भी करने को तैयार था। अच्छा, वो दूसरी तरफ से किसी अच्छे जवाब का मुंतजर था, लेकिन इसे जवाब अच्छा मिला था, और ये जवाब इसके लबों पर मुस्कुराहट ले आया था। इतना टाइम लगा दिया चेंज करने में, आप बाहर आ जाओ, दिखाओ मुझे ड्रेस कैसी है तुम्हारी। वो टॉपिक बदल गया था, सिर्फ बातों से ही तो वैसे जीत नहीं सकता था। ये नहीं बंद रहा मुझसे, पीछे से हाथ पीछे नहीं जा रहा मेरा। वह परेशानी से बोली थी जब अचानक ही क्लिक की आवाज से दरवाजा खुल गया था। वो हैरत से दरवाजे की तरफ मुड़कर देखने लगी थी। इस कमरे में चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, ताकि कस्टमर हर तरह से अपनी ड्रेस को लेकर मतमीन हो सके। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी दो लोग आसानी से अंदर आ सकते थे। लेकिन असीर ये सोच रही थी कि इसने दरवाजे को ठीक से अंदर से लॉक किया है, तो ये खुल कैसे गया है? दरवाजा कैसे खुल गया? मैंने तो बंद किया था यहाँ से। इसने लॉकर दिखाते हुए बताया था। जबकि ड्रेस का दुपट्टा ना मिला तो इसने अपनी चादर ही उठाकर खुद पर ओढ़नी चाहिए थी, जो शाबिर ने अगले ही लम्हे खींचकर दूर कर दी थी। डार्लिंग, तुम्हारे साथ साथ ये पूरी बिल्डिंग भी मेरी मलकियत है, बल्कि यहाँ मौजूद एक चीज तुम्हारी शाबिर की मलकियत है, जिसे तुम छुपा रही हो वो भी। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ इसे बेबाकी से देखते हुए बोला तो वो एक कदम पीछे हटी थी। ये मार्केट मेरी है, साइड बिजनेस इस शहर में मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। ये क्लॉथ हाउस भी मेरा है, बस इसमें काम करने वाले जो डिजाइनर है ना, वो मुझसे तनख्वाह लेते हैं, और जो मेरा है वो या और वो मैं जहां से चाहूँ देख सकता हूँ। जहां तक अंदर आने की बात है तो मेरे पास चाबी है। वैसे तो मैं तुम्हारी गलतफहमी इस वक्त दूर कर सकता था जब तुमने दरवाजा अंदर से बंद किया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब शाविशा की बीवी इतनी शरारत करने का तो हक रखती है, मेरी नाजुक हसीना। इसलिए तो बाहर खड़ा 17 मिनट से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ, और तुम ठहरी मेरा मासूम बच्चा। तुमसे तो कपड़े ही चेंज नहीं किए जा रहे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। आई प्रॉमिस यू रोमांस अब मैं बेडरूम में ही जाकर करूंगा, जहां तुम्हें अच्छा लगता है, जहां मेरी बीवी कंफर्टेबल रहती है। यहाँ तो मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आया हूँ। लाओ मैं बांध देता हूँ। इसकी चादर को सामने करते हुए इसका बाजू पकड़कर इसे दूसरी तरफ फेर चुका था, जबकि आसिर इसके सामने आहिस्ता आहिस्ता लड़स रही थी। इसने बेहद नरमी से अपने हाथ इसकी कमर पर हक से फेरते हुए इसकी डोरियों को छुआ था। ये गला बहुत ज्यादा खुला है, बहुत ज्यादा रिलीविंग ड्रेस है ये तो। आजकल की लड़कियां ना इस तरह के ड्रेसेस काफी शौक से पहनती हैं, तो डिजाइनर बनाते भी ऐसे ही हैं। वो आगे से अपने सीने पर हाथ रखे खड़ी थी, जबकि वो इसके पीछे आईने में खड़ा सामने देखते हुए इसके ड्रेस पर तबसरा करने लगा। इसकी शर्ट काफी लंबी थी, जबकि पीछे से ड्रेस बिल्कुल भी रिलीविंग नहीं था। इसने खुद अपनी बीवी की चॉइस के मुताबिक इसके लिए टेस्ट ढूंढी थी, लेकिन अब ड्रेस देखते हुए से इसमें कमियां नजर आने लगी थी। जान, हम ब्यूटिशियन से दुपट्टा सेट करवा लेंगे, लेकिन मुझे यही पसंद है। वैसे भी तो तुम वो करोगी ना स्कार्फ, और स्कार्फ के साथ तुम्हारे लिए चादर का भी इंतजाम करवा दूंगा। सर्दी बहुत है ना, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को इस तरह से कोई और देखे। ऐसे नज़ारों पर तो सिर्फ मेरा ही हक है, वैसे तुम पर और तुम्हें देखने पर सिर्फ मेरा ही हक है। तुम पर निगाहें भी ठहरे तो सिर्फ शाबिर की। तो फैसला हो गया, तुम अब यही ड्रेस पहनोगी। तुम्हारे पर्दे का मैं सारा इंतजाम करवा दूंगा, बस रूम में मेरे सामने नो पर्दा। वो इसकी डोरियों को पीछे से बंद करता इसे हल्का सा खींचकर अपने साथ लगा चुका था। इसकी निगाहें बड़ी बेबाकी से इसकी सिरापे का दीदार कर रही थी, जबकि वो नसें झुकाए इसके काम खत्म होने का इंतजार करने लगी थी। तो ये फाइनल है, मैं दूसरा ड्रेस लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम ये जल्दी से चेंज करो। अब नेक्स्ट क्या होगा? शादी का ड्रेस, राइट? तो शादी का ड्रेस तुम्हें रेड कलर का होगा। वैसे मैंने एक देखा है वो, जो मुझे काफी पसंद आया है, लेकिन वो भी काफी रिलीविंग है, और इसमें तो शायद पेट भी नजर आएगा। नहीं नहीं, इतना रिस्क नहीं ले सकता। अपनी बीवी की खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है। तो वो वाली ड्रेस कैंसिल, मैं कोई और ढूंढ कर लाता हूँ। मुझे एक और ड्रेस भी बहुत पसंद आई है, लेकिन वो भी थोड़ी एक्सट्रीम रिलीविंग है। ले लूं? वो उसके कान पर अपने लब रखते हुए ऐसा से बोला तो आपकी दफा इसने निगाहें उठाकर आईने में से घूरा था। आप यहाँ पर मुझे केवल ड्रेस पहन कर नहीं बैठने दे रहे, इस पर भी 3 किलो काटन देंगे। इस पर भी 3 किलो का टेंट देंगे, वो पहनने देंगे मुझे, जिसमें कुछ सब कुछ नजर आ रहा होगा। इंसानों के जैसे ड्रेस लेकर आए, मॉडल नहीं हूं मैं। वो बेहद गुस्से से अचानक से बोली तो उसकी आवाज में लड़खड़ाहट पर बेहद कम थी, यानी कि गुस्से में लड़खड़ाहट चली जाती थी। मतलब शाबिर को इससे गुस्सा दिलाना था। उफ अदाएं, संभालो जानू, मर जाऊंगा मैं, दिल पर असर कर रही हैं। वो रिलीविंग ड्रेस तो मैं इस रूम में पहनने की बात कर रहा हूँ। शादी के मेन डे के लिए जो ड्रेस है वो तो हम लेंगे ही ना, लेकिन अगर रूम में तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करना चाहो तो आई नेवर माइंड। मुझे कुछ नहीं करना आपके लिए स्पेशल, आप मेरे लिए मुकम्मल ड्रेस लेकर आएंगे जिसमें कुछ भी नजर ना आता हो। इसने जैसे हुक्म दिया था, जिस पर शाबिर शाह ने फौरन अपना सर को हेम दिया। ओके मेरा हुसैन मुखरा, जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे ही ड्रेस लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और रात को रूम में पहनने के लिए एक प्यारी सी नाइटी। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं आप। वो फौरन अपना चेहरा फेरते हुए अपने कपड़े उठाने लगी थी। प्यारी कहाँ है? प्यारी कहाँ है? कोई हॉट नाइटी तो कहा नहीं जो गंदी बातें कह रही हो मुझसे। साफ हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है
जो अपने सारे जज्बात को लगाम देते हुए तुम्हें इस रूप में अपने सामने खड़े देखकर भी अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे हुए है। वरना दिल तो मेरा कर रहा है तुम्हारे खूबसूरत बदन को खुद में समेटकर तुम्हें पूरी तरह से अपने रंग में रंग कर तुम्हें बताऊं कि तुम इस वक्त क्या लग रही हो। मेरे जज्बात मचल मचल कर बाहर आ रहे हैं और ऊपर से तुम्हारी जुबान भी चल रही है। दिल तो कर रहा है कि लबों को अपने लबों में कैद करके ये आवाज बंद कर दो, लेकिन क्या करूं कि ये आवाज मीठी बहुत है, इसीलिए मैं इस खूबसूरत सी मीठी आवाज को बंद नहीं करूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम तब तक चेंज करो। देखो मुझे तुम्हें कंफर्ट का कितना ख्याल है, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इस तरह से चेंज करते हुए देखूं, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इसने जुमला बड़े अंदाज में अदा किया था, जबकि वो सच झुकाती आंखें घुमा गई थी, लेकिन फिर भी शावी ने इसकी इस हरकतों को बहुत ज्यादा इंजॉय किया था, जो इसने अपनी तरफ से शावी से छुप कर की थी। और फिर इसकी जात पर बहुत बड़ा एहसान करते हुए वो ड्रेसिंग रूम से निकलने लगा था। जाए ना, अब इसे वहीं पर खड़े देखकर वो सर उठाकर आईने में देखते हुए बोली थी, जा रहा हूँ, लेकिन तुमने थैंक यू नहीं बोला। वो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे आंखें पटपटाते हुए बोला। वो हरगिज इतना मासूम नहीं था जितना बनने की कोशिश कर रहा था, और ये बात तस्वीर से बेहतर कोई भी नहीं जानता था। और किस बात का थैंक यू शाह साईं, मुझे तंग करने का, मुझे सताने का। वो इसे घूरते हुए बोली थी, ना जाने इसके सामने बोलने की हिम्मत वो कहाँ से ला रही थी। बेबी, मैंने तुम्हारी मदद की, तुमसे डोरी नहीं बंध रही थी, मैंने आकर डोरियां बांधी। इसने एहसान जताते हुए इसे बताया था कि अब उसकी जात पर कितना बड़ा एहसान कर चुका है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी सारी मदद की। अब आप जाए, मैं चेंज करना चाहती हूँ। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए दांत पीसते हुए बोली थी, बेबी, हस्बैंड को इस तरह से थैंक यू नहीं बोलते, बल्कि हस्बैंड को थैंक यू बोलने के अलग से रूल होते हैं। जैसे तुम मेरे लबों पर किस करके मुझे थैंक यू बोल सकती हो। खैर छोड़ो, ये तो तुमसे होगा नहीं, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। तुम्हारा थैंक यू मैं खुद ले लेता हूँ। इसके पास आते हुए अचानक इसका चेहरा थामता, इसके दोनों गालों पर बारी बारी पूरी शिद्दत से अपने होंठों की हरकत करता इसे छोड़ चुका था। मैंने तुम्हें लिप्स पर किस नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे थोड़ी देर पहले बोला था ना कि हस्बैंड वाली सारी हरकतें अब मैं बेडरूम में जाकर करूंगा, तो मैं अपने वादे पर कायम हूँ। तुम करो चेंज, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आता हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहता रूम से बाहर निकल गया था, जबकि इसकी हरकतों पर बुरी तरह से आजस थी। वो अपनी दोनों मिठियों को दबाती पैर पटक चुकी थी। वो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसकी हिम्मत से शाहबीर शाह से पंगा लेने की इजाजत नहीं देती थी। अपना बहुत ख्याल रखना, और कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करना। ऐसा करना, इसे घुमाने के लिए खाड़ियाँ ले जाना। वो इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया था, जबकि बहुत कोशिश के बाद भी अरताज जहरा से बहुत कम परिविश के बारे में बता पाया था। वो चाहकर भी इसे नहीं बता पाया था कि जिस लड़की से इसने निकाह किया है वो एक वाइफ है। यकीनन जब तक वो परी से खुद न मिल ले, वो इसकी सिचुएशन को समझ नहीं सकता था, और वो मुलाकात से पहले इसका दिल हरगिज़ परी से खराब नहीं करना चाहता था। ये मैंने नहीं जाना खारियाँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आशी मुंह बनाकर बोली थी। सॉरी, वो क्या है ना, वहाँ पर फौजी वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती। आपको तो पता है मुझे फौजी लोग पसंद नहीं है। इसके उदास होने पर इसने फ़ौरन से वजह बताई थी कि वो खारियाँ क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें जाना होगा क्योंकि सारा बिजनेस वहाँ पर है, और मैं जहाँ भी काम करता हूँ वो भी खारियाँ में ही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खारियाँ से इधर आना फिर इधर जाना, इसीलिए भाई तुम्हें साथ ले जाने की बात कर रहे हैं, इसने अरताज की बात करते हुए कहा था। अरे कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। आप कौन सा महीना गायब रहोगे, कुछ ही तो दिनों की बात है ना, कुछ वक्त तक मैं एडजस्ट कर लूंगी। बाद में आप अपना काम इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, जब भी आपको काम होगा मैं अपने घर चली जाया करूंगी। वह आराम से इसे मसले का हल बता रही थी, जबकि अखराज बड़ी मुश्किल से इसकी बात पर मुस्कुराकर हामी भरने लगा था। वो इसे बताना चाहता था कि वो आर्मी में है, वो इसे मजीद कुछ भी नहीं छुपा सकता था, लेकिन जब इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ पर हुई थी तो वह कैसे इसे अपना यकीन दिलाता। शायद फिलहाल तो वो इसकी बात को हरगिज समझ ना पाती। वो दोनों अरताज से मिलने लगे थे। इनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वक्त जैसे पर लगाकर गुजरा था। गैरू के इस मुल्क में इसे एक अपना मिलने आया था, और ये वक्त इसके लिए बेहद हसीन रहा था। काश इस वक्त में परिविश भी इसके साथ होती, लेकिन वो जानता था कि वो जहां भी है इसके लिए दुआएं कर रही होगी, और इसकी दुआएं जरूर पूरी होंगी। शावीर पर सुकून सा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो आराम से शीशे के सामने टेक लगाए खड़ी थी। वो पहले से ही जानती थी कि वो दरवाजे से ड्रेस पकड़ाकर हरगिज नहीं जाएगा। ये लो मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लेकर आया हूँ, मुझे काफी पसंद है, ये कर लो चेंज। वो रेड कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस इसकी तरफ बनाने लगा, जिसकी स्लीव्स भी पूरी थी और जो काफी कवर्ड भी थी, जबकि इसके हाथ से ड्रेस लेकर वो इसे देख रही थी। ओके फाइन, तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो डार्लिंग मैं नहीं जा सकता। वो क्या है ना भाई, सब लोगों को पता चल चुका है कि तुम मेरी बीवी हो, और अब अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती सी हो जाएगी, इसलिए मैं चेहरा फेर लेता हूँ। वो कहते हुए अगले हिला में सचमुच में चेहरा फैल गया था, जबकि वो यूं ही सीने पर हाथ बांधे से घूर रही थी, क्योंकि सामने वो शीशे में इसी को देख रही थी। शाबिर के लब गहरे मुस्कुराए थे। मैं साथ में अपनी आंखों पर हाथ रखूंगा और चेहरा भी नीचे झुका लूंगा, अच्छे बच्चे की तरह। वो सचमुच में अपनी आंखों पर हाथ रखता चेहरा झुकाते हुए बोला था। असीर ने एक नजर से देखा, फिर झटकते हुए चेहरा दूसरी तरफ फिरती से अपने सामने ड्रेस रखने लगी थी, जबकि निगाहें इसी पर थी। वो दूसरी तरफ चेहरा फेरे से झुकाए आंखें बंद किए खड़ा था। वो बिल्कुल बेईमानी नहीं कर रहा था, और वैसे भी वो बेईमानी क्यों करता, कौन सा इसने इसे पहले नहीं देख रखा था, कौन सा वो इसके बदन के किसी हिस्से से नावाकिफ था, बस कुछ शरारत कर रहा था, इसे तंग कर रहा था। वो खामोशी से अपना ड्रेस चेंज करने लगी थी, जब इसे अपनी कमर पर शावीर का हाथ आता महसूस हुआ। इसने अगले ही लम्हे बिना सोचे समझे इसके हाथ पर रखकर थप्पड़ लगाया था। सॉरी बेबी, मेरा हाथ ना बहुत शरारती हो गया, कंट्रोल में
कंट्रोल में रहो। शाविर के हाथ, शाविर की शाह की बीवी बहुत खतरनाक है, थप्पड़ भी मारती है। वह सर झुकाए अपने हाथ को देखते हुए इसे डांट रहा था, जबकि इसकी ऊटपटांग हरकतों पर अब इसे हंसी आ रही थी, जिसे दबाते वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करने लगी थी, जबकि निगाहें बार बार शाविर की तरफ जा रही थी, जो किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने वायदे पर कायम था। क्या बात है, यहाँ तो मुजरे की तैयारियां चल रही हैं और मैं बाहर इस बात पर परेशान थी कि न जाने परिविश कहीं आखिरी वक्त पर मुकर तो नहीं जाएगी, लेकिन लगता है परिविश ने इस नई लड़की को अपनी सकी बहन ही मान लिया है। रेशम भाई इसके कमरे में दाखिल होते हुए कहने लगी थी, जबकि परिविश ने कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए घुंघरू को अपने हाथ में रखे हुए गौर से देखा था। वो तो बेईमान नहीं हूँ, मैं तो बेईमान नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ बेईमानी करेंगी तो आप जानती हैं मेरा एतबार खो देंगी। परिविश से देखते हुए बोलते कलमे के लिए वह हड़बड़ा सी गई थी। इसे डर था कि कहीं परिविश को पता ना चल जाए कि वह रूहा के साथ क्या करने का इरादा रखती है। ये अलग बात है कि परिविश जितना इस पर यकीन करती थी, इसे पहले ही अंदाजा था कि वह रूहा के साथ क्या करने वाली है। परिविश, तुम जानती हो मैं बेईमान नहीं हूँ। वो जैसे इसे अपना एतबार दिला रही थी। मैं भला कैसे जान सकती हूँ कि आपने मुझे अपना यकीन दिलाया ही कब, बल्कि आपने तो एक दफा फिर मेरा यकीन तोड़ा है। लेकिन माफ किया आपको, क्योंकि बेशक आप मेरे साथ गलत किया है, लेकिन इससे ये जर्दे को भी मेरी जिंदगी का हिस्सा आपने ही बनाया है, इसलिए मैं दूसरी बार आप पर एतबार करने पर मजबूर हो गई हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हुई कोई भी बात अर्ताशा के कानून में नहीं पड़नी चाहिए। मेरा मतलब है कि आप इसे मेरा एतबार करो। परिविश में इसे कुछ भी नहीं पता चलने दूंगी कि इसकी गैर मौजूदगी में तुमने मुजरा किया था। वो इसे कभी पता ही नहीं चलने दूंगी कि यहाँ पर कुछ कभी ऐसा हुआ था। ये राज ही रहेगा। वैसे भी तुम्हारा चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। वो उसकी बात काटते हुए बोली थी। अच्छा ठीक है, अब आप जाएं, यहाँ से मुझे तैयारी करनी है, दिन बहुत कम रह गए हैं। वो उठकर खड़े होते हुए बोली थी। हाँ चली जाती हूँ, लाओ ये घुंघरू मैं तुम्हें पहना दूं। वो इसका हाथ थामते हुए बोली तो परिविश ने अगले ही लम्हे अपने हाथ इसके हाथ से छुड़वा लिया था। नहीं रेशम भाई, अब इन पैरों में कभी घुंघरू नहीं डलेंगे, क्योंकि अब इन पैरों में अर्ताशा के नाम की पासेब है। इसने अपना शरारा उठाकर अपने पैरों में पहनी पासेब इसे दिखाई थी, जिसे देखते ही रेशम भाई की आंखें चमक उठी। ये तो हीरे की है। वो कहता है मैं भी इसके लिए हीरे जैसी हूँ। इसकी हैरत से कहने पर वो मुस्कुराकर बोली थी, ये बेतहाशा कीमती है, इनकी कीमत करोड़ों में है। नादान लड़की, वो कहता है मैं इसके लिए बेशकीमती हूँ। वो गुनगुनाकर कहती वहीं लगे बड़े से चूल्हे पर लेट गई थी। इसकी खिलखिलाहट रेशम भाई को बुरी तरह से परेशान कर गई थी। रेशम भाई, वो सैयद ज्यादा इश्क करता है मुझसे, दीवाना है मेरा और मैं इसकी दीवानी। एक बार आके आना तो फिर दोबारा नहीं मिलूंगी तुम्हें, चली जाऊंगी अपने दीवाने के साथ हमेशा के लिए। वो झूले पर लेटे अपने पैरों को ऊंचा किए इसके ख्यालों में खोई हुई बोल रही थी, जबकि इसके पास जबकि चंदकार रेशम भाई को बुरी तरह से डरा गई थी। ना जाने क्यों इसे परिविश से बगावत की बू आ रही थी। ना जाने क्यों इसे लग रहा था कि परिविश जब से यहाँ से चली जाएगी तो अपने साथ इसका सब कुछ भी ले जाएगी। वो अपने हाथ को डांटते हुए पीछे से झुकाता आंखें बंद कर गया था, जबकि वो थोड़ी देर के बाद चोरी चोरी से देखती अपना ड्रेस चेंज कर रही थी। हो गया अपना ड्रेस पूरी तरह से चेंज करने के बाद इसने बड़ा सा दुपट्टा इसे बाजू पर फैलाया था। जब इसने फौरन ही पलट कर इसकी तरफ रूह फेरते हुए इसे देखते हुए अपने सीने पर हाथ रखते आ बढ़ी थी। हाय अल्लाह, इतना हसीन नहीं लगना था। अब इसे फिदा हो जाऊंगा तो शादी तक तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तुम्हें किसने कहा था इतना प्यारा लगने के लिए मेरा चांद? वो कहते हुए अचानक इसकी तरफ आता इसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए इसे अपने सीने से लगा चुका था। आसिर एक लम्हे के लिए हैरान हुई थी, फिर आहिस्ता से इसके सीने पर हाथ रखा। अरे यार, रोमांस नहीं कर रहा, फिक्र मत करो, वो तो बेडरूम में ही जाकर होगा। अभी तो मैं अपने चांद को देख रहा हूँ। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? सच 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 बताओ, क्या इस्तेमाल करती हो तुम? ये खूबसूरती कुदरती तो नहीं हो सकती। वो यूं ही इसे कमर से पकड़े अपने थोड़ी के नीचे हाथ रखता इसे देखते हुए सवाल कर रहा था। मैं तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती, जैसा अल्लाह पाक ने बनाया है वैसा ही आपके सामने हूँ। वो पूरी सच्चाई से बोली थी। वो कितनी खूबसूरत थी, इस बात का एहसास तो इससे कल से होना शुरू हुआ था, जब इसके शौहर ने इसकी तारीफ करना शुरू की थी। इससे पहले तो इसे पता भी नहीं था कि वो खूबसूरत थी। तो बताओ ना, अल्लाह पाक ने तुम्हें इतना हसीन क्यों बना दिया? मैं तो गया ना अब काम से, कोई खास वजीफा तो नहीं करती, कोई इतना हसीन हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं तो हूँ ना। वो बेसाख्ता बोली थी। मेरा चांद का टुकड़ा, लोग कहते हैं दो तरह की औरत बहुत खतरनाक होती है, एक वो जो खूबसूरत हो, दूसरी इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है जिसे पता है कि वो खूबसूरत हो। अब तुम बताओ इस चीज का क्या मतलब निकालूं? एक तो तुम खूबसूरत हो, दूसरा तुम्हें पता भी है कि तुम खूबसूरत हो। अब मेरा क्या होगा? तुम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली हो। वो सीने पर हाथ रखे निगाहें इसके चेहरे से बांधे हुए बोल रहा था। नहीं हूं मैं खतरनाक, देखें ये ठीक है ना ड्रेस, ये शादी वाले दिन पहनूंगी मैं। वो इसकी बातों से अब कंफ्यूज होते हुए इसका ध्यान ड्रेस की तरफ दिलाने लगी थी। हालांकि सिर्फ इसकी बातों ने ही नहीं, इसकी नजरों ने भी इसका बुरा हाल करके रखा था। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, यही पहनोगी तो शादी पर। और ये बीच कलर वाले वलेमे के लिए मैक्सी लेकर आया हूँ। अब हर फंक्शन पर लहंगा तो नहीं चलेगा ना। वैसे ये जो बाहर बैठी है ना डिजाइनर, वो कह रही थी कि वो जो पहला पिंक कलर का ड्रेस है वो शरारा है, मुझे तो लहंगा लग रहा था। वो इसे तफसील से बताते हुए इसे बीच कलर के रंग की खूबसूरत मैक्सी देने लगा, जो अच्छी खासी वजनी थी। जी वो शरारा है, मैं देख चुकी हूँ, लेकिन ये तो बहुत भारी है, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा। हाँ, वो मैक्सी उठाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली थी, जो कि ना सिर्फ इंतहाई खूबसूरत थी बल्कि वजन के हिसाब से भी अच्छी खासी थी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मेरा छोटा सा बच्चा इसे कैसे पहनेगा, ये तो तुमसे ज्यादा भारी लग रही है। लेकिन डिजाइनर कह रही थी कि हमारे बुटीक की सबसे स्पेशल ड्रेस है, जो किसी स्पेशल ब्राइड के लिए ही इसलिए
स्पेशल ब्राइड के लिए ही है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ तुम्हारे पास, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। बस मुझे तुम्हारी लड़कियों की कोई चीज़ों का बस मुझे लड़कियों की चीज़ों का कोई खास अंदाजा नहीं है और ना ही लड़कियों की पसंद का। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत तुम हो। वो ड्रेस खोलकर इसके सामने करते हुए इसे खास बात बता गया था, जिस पर हसी ने बेसाख्ता निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा था, जिस पर बिना कुछ कहे निगाहें झुका गई। वो दोबारा से इसकी नजरों का मरकज नहीं बनना चाहती थी। इसको मैं यूं ही पकड़ कर रखता हूँ, तुम इसे पहनने की कोशिश करो। आई थिंक जब इसे तुम्हें पूरी तरह से उठाओगी तो तुम्हारे लिए इसे कैरी करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये बाकी की तो जमीन पर ही गिर जाएगी ना। पीछे से यहाँ इसे पहनना मुश्किल है, ट्राई करो। मैं इसे ऊपर करके पकड़ता हूँ, तुम इसमें घुस जाओ। वो मुस्कुराहट दबाकर शरारत से बोला, जबकि जिस अंदाज में इसने मैक्सी को ऊपर करके पकड़ रखा था, इसके लिए काफी आसान था। वो अब मैक्सी पहनने के बजाय इसे देखने लगी तो शावीर अब की दफा जोरदार कहका लगाकर हंसा था। ओके बाबा, आंखें बंद कर रहा हूँ मैं, नहीं देखता मैं तुम्हें। हाय मेरी प्यारी बीवी, तो आंखों से भी डरती है, आंखों से भी डराती है। वो हंसकर आंखें बंद करते हुए बोला तो एक चोर सी निगाह इसे देखते हुए इसने थोड़ा सा झुककर नीचे से भी इसकी आंखों को देखने की कोशिश की थी, जो मुकम्मल बंद थी, जबकि होठों पर मुस्कुराहट बड़ी बली लग रही थी। इस पर बेतबारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना हक हलाल का शौहर था, बेईमानी करने का भी पूरा हक रखता था। इसने आहिस्ता से नीचे से मैक्सी उठाते हुए पहनने की कोशिश की तो इसे वो अच्छी खासी भारी महसूस हुई। जब शावीर ने अपने दूसरे हाथ से मैक्सी को पीछे से उठाकर ऊपर किया, इसने फौरन पीछे हटते हुए मुड़कर इसे देखा था, लेकिन इसकी आंखें अब भी बंद थी। मैं खुद उठा लूंगी ना, वो बेबचा वो बेवजह ही मुंह बसोड़ने लगी थी। कोई बात नहीं, मेरी प्रिंसेस गुलाम हाजिर है, शावीर मुस्कुराकर कहता इसके लिए आसानी कर चुका था, जबकि वो बिना भी कुछ बोले इसे पहनने की कम इसमें घुसने की कोशिश ज्यादा करने लगी थी। पहन ली, वह किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी, जैसे इसने कोई मांस पता कर लिया हो। ब्यूटीफुल, वो ड्रेस की कैफियत में बोलता आगे को होता इसके गाल पर अपने लबू से हसीन छोटा लफ्ज है तुम्हारे हुस्न के आगे। ये भी फाइनल हो गया, ये ड्रेस शायद तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो ये किसी पर भी सूट नहीं कर सकता। इसके माथे पर अपने प्यार की मेहर लगाता वो पीछे हटा था। चलो जल्दी से इसे चेंज कर लो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, फिर चलते हैं। भूख लग रही है, कुछ खाना भी है। तुम कैसे इतनी देर भूखी खड़ी हो? इतनी सी जान है मेरी तो चक्कर आ रहे हैं। चक्कर नहीं आ रहे? इतनी सी जान आपकी है तो आप खुद से पूछे ना, मुझे क्यों चक्कर आएंगे? इसकी आवाज बेहद कम थी, शावीर को कान लगाकर सुनने पड़ी थी इसकी बात। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ मेरी जान, तुम हो, और मेरी जान इतनी सी है, और मुझे पता है तुम्हें इस वक्त बहुत भूख लग रही है, इसीलिए तो तुमसे इस ड्रेस में सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। चलो अब जल्दी से चेंज करो, हम खाना खाने चलते हैं, फिर शॉपिंग बाकी बाद में करेंगे। और क्या लेना है, बस हो तो गया है। वो बेहद मासूमी से कहती अपने कपड़े उठाने लगी थी। मेरा चांद अभी ज्वेलरी रहती है, छूते रहते हैं, और ये तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े हैं। मैं क्या तुम्हें सिर्फ ट्रैक सूट तो क्या मैं सिर्फ ट्रैक सूट में दूल्हा बनूंगा? मैंने तो तुम्हारी शॉपिंग अपनी पसंद से की है, तो तुम्हें भी तो मेरी शॉपिंग करनी होगी ना अपनी पसंद से। अभी बहुत कुछ बाकी है, तुम जल्दी से चेंज करो। वो अचानक ही कहते हुए आंखें बंद करता इसके मदद करने के लिए तैयार खड़ा था। उतारना मुश्किल नहीं होता, पहनना मुश्किल होता है। उतार लूंगी मैं, अब दूसरी तरफ चला करे, इसने हुक्म दिया था। आंखें बंद है मेरी, शाह की आवाज में मुस्कुराहट बासिया थी। तो असी ने मुंह खोलकर पूछा था, तुम एतबार कर सकती हो मुझ पर, वैसे भी हम शादीशुदा हैं। थोड़ी बहुत चीटिंग तो यार, घूर क्यों रही हो? कर रहा हूँ दूसरी तरफ मुंह, ये मासूमियत मुझे ले डूबेगी। ये जो तुम बार बार घूर घूर कर मुझे डरा रही हो ना, रात को बदले लूंगा तुमसे सारे। वो चेहरा फेरते हुए बोली थी, हमारी शादी हो रही है ना, तो हमें इस हिसाब से शादी तक और सोचना भी मत। मैं एक मिनट नहीं तुमसे दूर रह सकता। अपने दिमाग में ऐसी सोच लाने के बारे में सोचना भी मत। वो अगले ही लम्हे दोबारा से इसकी तरफ चेहरा फेरते हुए बोला, इधर मुंह करें, मैं चेंज कर रही हूँ ना, चीटर कहीं के। सॉरी सॉरी, मैं चीटर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें ये बता रहा था कि मैं दूर नहीं रह सकता तुमसे। तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ हो। अगर मुझे किसी भी वजह से तुमसे दूर रहना पड़ा तो मैं वो मजा मिटा तो मैं वो वजह मिटा सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो आंखें बंद किए चेहरा दूसरी तरफ फेरे खड़ा था, जबकि आसिर की बातें सुनते हुए अपना ड्रेस चेंज कर रही थी। हो गया मेरा। वो ड्रेस संभालने की कोशिश में नाकाम होती इसे गिरने से बचा ही रही थी कि शाह ने फौरन इसे पकड़कर खुद अपने ऊपर रख लिया था। इसकी चादर उठाकर उस पर फैलाने लगा। हालांकि वो दुपट्टे को सर पर अभी सेट कर रही थी। तुम ठीक से चादर सेट करके बाहर आओ, मैं तब तक ये पैक करवाता हूँ, चेहरा ढको। वो प्यार से इसके गाल खींचते हुए साइड ड्रेसेस उठाकर बाहर ले गया था, जबकि वो उसके पीछे पीछे ही निकली थी। इसने एक नजर पलट कर इसके सर से पैर तक देखा था। अपने स्कार्फ के साथ ही इसने अपने चेहरे को बहुत अच्छे से कवर करके रखा था, जबकि इसकी चादर ने इसके नाजुक से सिरापे को सर से पैर तक कवर किया हुआ था। एक इत्मीनान बड़ी निगाह इसके सिरापे पर डालते हुए वो इसे अपने साथ ही लिए बाहर आया था। असी ने जो चीज शादी के शुरू दिनों में नोट कर ली थी, वो इसकी बेपर्दगी पसंद नहीं करता था। हालांकि पर्दे के मामले में इसका अपना भाई भी बहुत सख्त था, लेकिन शाह की सुरख निगाहों से इसे खौफ आता था कि असीर की पसंद के मुताबिक खुद को पूरी तरह से ढाल चुकी थी। ग्रेट मिस निसा, आपका कंपटीशन मेरी बीवी को
ग्रेट मिस निशा, आपकी करेक्टेशन मेरी बीवी को पसंद आ गई है। मेरी बीवी अपनी शादी पर यही पहनेगी। वो ड्रेस वही मौजूद एक लड़की को दे चुका था। थैंक यू सो मच सर, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि इस कंपनी के मालिक की बीवी मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनेगी। मैम आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया तो हसीन ने इसका हाथ थाम लिया था। ओके तो मिस निशा फाइनल हो चुका है मेरी बीवी को ड्रेस। अब आप मेरे लिए भी कुछ दिखा दें। मेरी ड्रेस मेरी बीवी पसंद करेगी। आप इनको ड्रेस दिखाइए, तब तक मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। मेरा चांद तुम जल्दी से मेरे लिए ड्रेस पसंद करो, तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। खाना खाने में तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा देर खाने का इंतजार करना पड़े। तुम मेरे लिए कुछ भी पसंद करके फाइनल कर देना, ये पैक करवा देंगी। वो बात मुकम्मल करते हुए सामने वाले कमरे की तरफ जाने लगा था। शायद सही अगर आपको मेरी पसंद पसंद ना आई तो शायद सही अगर आपको मेरी पसंद के कपड़े पसंद नहीं आए तो आप प्लीज अपनी पसंद का कुछ देख लेना। मुझे आइडिया नहीं है आपकी पसंद का। डार्लिंग मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी पसंद की हुई हर चीज तुम जो चाहो मैं वही पहनूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद को अहमियत देता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी पसंद अहमियत रखती है। मिस निशा 10 मिनट में मेरी बीवी को मेरा ऑफिस में छोड़ जाइएगा। बहुत खुशकिस्मत है आप। मैं अपनी बीवी के 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं इसकी जिंदगी का एक लम्हा भी किसी और के हवाले ना करूँ। वैसे बेफिक्र करते हुए सामने करी मिस निशा से बोला था, जो काफी गौर से इसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस लड़की का वॉल्यूम इतना कम था कि इस तक इसकी आवाज जा ही नहीं रही थी। और यकीनन अगर शाबीर भी पूरे गौर से इसकी बातें ना सुन रहा होता तो आवाज इस तक भी नहीं पहुंचती। आइए मैं आपको चेंज सेंटर की तरफ लेकर चलती हूँ। मैंने बहुत अच्छी ड्रेसेस डिजाइन की हुई हैं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे लेकर दूसरी तरफ जाते हुए बता रही थी, जबकि वो ये सोच सोच कर कंफ्यूज हो रही थी कि न जाने इसके पसंद किए हुए कपड़े शाह को पसंद भी आएंगे या नहीं। सर आपकी वाइफ ने आपके लिए ड्रेसेस पसंद कर लिए हैं, आप एक दफ़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने जो ड्रेसेस पसंद किए हैं वो हर किस आपके चॉइस के नहीं होंगे। वो इसके साथ शाह के ऑफिस में दाखिल होते फौरन आकर शाबीर से कहने लगी। तो इसने घूर कर इस लड़की को देखा था। वो इसे भी तो बता सकती थी कि वो जो कुछ भी पसंद कर रही है वो शाबीर के पसंद के मुताबिक नहीं होगा। खुद कैसे हर बात यस मैम कर रही थी। और अब कितने मजे से आकर कह दिया कि इसकी पसंद की चीजें शाबीर की चॉइस के मुताबिक नहीं होंगी। इट्स ओके मिस निशा, मेरी बीवी ने जो पसंद किया है मुझे वही पसंद है। आप मेरी साइज के मुताबिक पैक करवा दीजिएगा। मेरी बीवी जानती है मुझ पर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। वो तो ठीक है सर, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपको पसंद। मिस निशा वो मेरी बीवी को पसंद है। प्लीज नो मोर आर्गूमेंट। और आओ जान खाना खाएं। वो अंदर दाखिल होते हुए लड़की को खाना लाते देखकर इसके सामने आ रुका था। निशा मजीद कुछ भी नहीं कह पाई थी। शाबीर से अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठाने के बजाय सामने बॉस वाली कुर्सी खींचकर असीर को इस पर बिठाने लगा था। तो ना जाने क्यों असीर को इसकी हरकत बहुत अच्छी लगी थी। वो इसे कहीं ज्यादा निशा के चेहरे पर छाने वाली हैरानगी से खुश कर गई थी। वो कोई ऐसी लड़की थी ही नहीं जो किसी को तकलीफ पहुंचाकर खुशी महसूस करती, लेकिन इसे ये लड़की बहुत दोगली लगी थी। अजीब लड़की थी, इसके सामने कुछ और बनी हुई थी और अब हाल में इसे शाबीर की नज़र में गलत साबित करना चाहती थी। ना जाने कि उसे लगा था कि वो शाबीर की नज़र में अच्छी बनते हुए इसकी चॉइस को गलत बता रही है, लेकिन अब वो बिल्कुल परसकून थी। मिस निशा आप जाएं, पैकिंग करवा दीजिए, हमें लंच के बाद मजीद शॉपिंग करनी है। असीर को बार बार मिस निशा की तरफ देखते पाकर वो यही समझाता कि इस लड़की के यहाँ होने की वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए इसने इसे जाने के लिए बोल दिया था। वैसे मैं तुम्हें लंच पर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट लेकर जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम यकीनन किसी होटल में कंफर्टेबल नहीं रहोगी, और अगर ठीक से खाना ना खा सको तो तुम्हें ठीक से खाना ना खा सको तो तुम्हें किसी होटल ले जाने का फायदा, इसलिए मैंने खाना यही मंगवा लिया। तुम्हें कुछ और पसंद आया यहाँ से? वो छोटा सा नवाला बनाकर इसके मुंह में डालते हुए सवाल करने लगा था, जबकि हसीन ने आहिस्ता से अपना मुंह खोल दिया था। सब कुछ पसंद आया, बस इस लड़की को छोड़कर। वो बेहद कम आवाज में बोली थी ताकि शाबीर ना सुन पाए, लेकिन पिछले 4 महीनों में वो उसकी सरगोशियों को समझने लगा था। कौन मिस निशा तुम्हें पसंद नहीं? क्यों मिस निशा तुम्हें पसंद नहीं आई? मैं समझ सकता हूँ, वो जरूरत से ज्यादा प्रोफेशनल है शायद इसलिए। नहीं, वो जरूरत से ज्यादा थरकी है इसलिए। किसी नामहरम के बारे में इतनी गंदे बातें कर रही थी। कहती है आप बहुत गर्म हैं। वो मुंह के डिजाइन बिगाड़ते हुए बता रही थी, जब किसी बात में शाबीर को खांसी का दौरा पड़ गया था। क्या गरम? वो हैरत से पानी का गिलास अपने लब्बू से लगाते हुए बोला था। हाँ, वो आपको इंग्लिश में गरम मेरा मतलब है हॉट कह रही थी, वो भी ऐसे आह भरकर। हद होती है इन लड़कियों को, शर्म नहीं आती। मानती हूँ पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी इसने कितने बेशर्मों जैसे कपड़े पहन के रखे हैं। मुझे आइंदा नहीं आना यहाँ पर। मेरी अम्मा ठीक है, ये शहर मेरे लिए नहीं है। हम तो वहीं गांव की दुकान से कपड़े ले लेते हैं, इतने दूर आते भी नहीं है। वो नवाला बनाकर मुंह में डालते हुए सरगोशी में बात कर रही थी, जबकि शाबीर अभी तक इसकी गर्म वाली बात बस में लिए बैठा था। तुम शहर की तरफ नहीं आई कभी खाना खाकर? वो इसका हाथ टिश्यू से खुद ही पकड़कर साफ करने लगा था। हालांकि वो खुद ही टिश्यू निकालना चाहती थी। आई थी मैट्रिक के पेपर देने के लिए, लेकिन भैया के साथ आई थी, भैया के साथ गई थी। मैं नहीं घूमती बाजारों में। वैसे भी मेरी अम्मा कहती है अच्छी लड़कियां बाजारों में घूमती नहीं है। अच्छा, तुम्हारी अम्मा ऐसा कहती हैं? उठकर खड़ा होता इसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा था। मेरी अम्मा ने दुनिया देखी है, इनको सब पता है। वो अपने चेहरे को एहतियात से ढांपते हुए बोली थी, जबकि इसके साथ बाहर निकलते ही मिस निशा ने इसे बताया कि वो इसकी सारी ड्रेसेस पैक करवा के गाड़ी में रखवा चुकी हैं।
थैंक यू सो मच मिस निशा, आपको शादी पर इनवाइट किया है, ज़रूर आइएगा। और हाँ, मेरी बीवी के सामने आइंदा इस लहजे में मेरी तारीफ मत कीजिएगा। मेरी बीवी मुझे लेकर काफ़ी पॉसेसिव है, इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम सॉरी सर, मैंने कहा ना मत करिए। मेरी बीवी को पसंद नहीं, और मेरी ही नहीं किसी भी बीवी के सामने इसके हस्बैंड की तारीफ ना करें, क्योंकि ये हरकत किसी भी बीवी को पसंद नहीं आती। मैं भी आप समझ गई होंगी। शादी पे मिलते हैं कम डार्लिंग। आसिर का हाथ थमता वो इसे अपने करीब करते हुए बाहर की तरफ चल दिया था, जबकि वह खामोशी से इसके साथ चलती इसके गाड़ी की तरफ आ गई थी। लेकिन जाते जाते इसने पलटकर निशा की तरफ देखा था, जो मुंह लटका इसी को घूर रही थी, थरकी कहीं की। शाबिरा सिर शाबिर आसिर को लेकर जूतों की दुकान पर आया था। इसके सामने अच्छे से अच्छा खूबसूरत से खूबसूरत जूता शीशे में मौजूद था, जो वो खुद अपने लिए कोई जूता पसंद कर रही थी, जब शॉपकीपर ने इसके साइज के मुताबिक एक जूता निकालते हुए इसके पैर के करीब रखा और दूसरे जूते में इसका पैर डालने की खातिर इसके सामने जूता रखे हुए इसके पैर की तरफ हाथ बढ़ाए ही थे, जब अचानक ही शाबिर ने इसके हाथ को मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। हाथ मत लगाना, अपना हाथ पीछे करो, अपनी बीवी को जूते में खुद पहना लूंगा। तो मैं सिर्फ जूते निकालने के लिए कहा है, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। इसका लहजा इतना सख्त था कि वो आदमी, जो शायद हर औरत को इसी अंदाज में जूते पहनाता था, चादर में लिपटे इस छोटे से वजूद को देखने की ख्वाहिश में खुद जूते निकालकर इसके पैरों के करीब बैठ गया था। शाह की निगाहों की दहशत महसूस करते हुए फौरन के पैरों से उठता जूता इसके हवाले कर गया था। शाबिर की निगाहें इस दुकान के अंदर दाखिल होती ही इस आदमी पर, जिसने अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट से जाते हुए इसके पीछे छुपी असीर को देखा था, और जिस अंदाज में वो नीचे आकर बैठा था, वो समझ चुका था इसकी नीयत सिर्फ असीर को जूता पहनाने की नहीं, बल्कि इसका चेहरा देखना है। और बेशक औरत खुद पर उठने वाली हर सही गलत नजर को पहचान लेती। यही वजह थी कि असीर इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। जब शाबिर ने इसका हाथ पकड़कर इसके सामने मौजूद टूल पर बिठाया था, और अब इसके सामने बैठा हुआ जूता थाम कर इसके पैर से इसके नाजुक जूती निकाल रहा था। शाबिर को इस तरह से अपने पैरों को छूना असीर को बहुत अजीब लग रहा था। वो मगरूर इंसान जिसे वो कल तक जानती थी, वो इंसान और इसके सामने बैठे हुए इंसान में जमीन आसमान का फर्क लग रहा था। ये इंसान तो पूरी तरह से बदला हुआ था। इसके लिए इसका सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी अन्ना कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती थी। इसके लिए अगर कुछ अहम था तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मोहब्बत अहम थी। शाबिर ने आहिस्ता से नाजुक सी सैंडल इसके पैरों में पहनाई थी। जब असीर ने एक झटके से अपना पैर पीछे किया था, क्या हुआ ये जान, ये मैं हूं ना? क्या हुआ जान, ये मैं हूँ? शाबिर ने इसके इस तरह से झटके से पैर खींचने पर इसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बताया था कि इसके पैरों को छूने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि वो खुद है। गुदगुदी हो रही है। शाबिर को बेहद कम आवाज सुनाई दी, जबकि इसकी बात समझकर शाबिर का कहका तो पूरी शॉप को हिलाकर रख गया था। इट्स ओके, थोड़ी सी गुदगुदी होगी तो थोड़ी सी हंसी निकलेगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम जूतों की शॉपिंग तो हमारी होगी। वह मुस्कुराकर कहता इसका नाजुक सा पैर दोबारा अपने करीब करते हुए जूते में डाल चुका था। देखो कैसी लग रही है ये है, तुम्हारे पैरों में तो अच्छी ही लगेगी। ये डन हो गई। वो वाली दिखाई है। वो खुद ही जवाब देता शॉपकीपर से दूसरी जूती निकलवाने लगा था। फिर वहीं जमीन पर बैठे बैठे इसने कितने ही जूते इसके नाजुक से पाँव में पहनाए थे। नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, और बस और नहीं लेनी। इसे मुसलसल जूतों के कहीं जोड़े लेते देखकर असीर ने इसे मना किया था। वो खुद तो थकने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही बस कर रहा था, इसलिए असीर ने अब की दफा अपने अंदाज में जरा बेजारी दिखाई थी, वरना इसे तो असीर के पैरों में हर जूती प्यारी लग रही थी। ओके बस, तुम थक गई हो बैठे बैठे, अब हम बस करते हैं। ये वाला फाइनल भी पैक कर दो। नहीं नहीं, ये नहीं पसंद मुझे, ये नहीं लेना। बस इतने सारे जूते हो गए हैं, ये वाला मुझे पसंद भी नहीं आया। असी ने मना करना चाहा था, जबकि इसकी आवाज़ इतनी थोड़ी थी जो सिर्फ शाह ही सुन पा रहा था। ये बहुत खूबसूरत है मेरा चांद, अगर तुम्हें पसंद नहीं भी आई ना तो अभी इसे ज़रूर खरीदूंगा, क्योंकि तुमने इसे अपने पैरों में डाले हैं, और मेरे लिए तुम्हारे पैरों के नक्श भी बहुत कीमती है। मैं किसी और के पैर जूते में नहीं डालने दूंगा। वो प्यार से समझाते हुए बोला था। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है शाह, ये शॉप है तो यकीनन यहाँ पर सब लोग ही जूते खरीदने आते होंगे। फिर तो इस हिसाब से मुझसे पहले भी कई लोगों ने इस पर पैर डाले होंगे, तो अगर मैं किसी के पैर डाले हुए जूतों को पहन सकती हूँ, तो कोई मेरे पैर डाले हुए जूतों को क्यों नहीं पहन सकता? ये जूते अनटच, जैसे ही मैंने शॉप के अंदर आया था, मैंने शॉपकीपर को यही कहा था कि मुझे अनटच जूते दिखाएं, मेरी बीवी के पैर में एलर्जी हो जाती है। और ये ब्रांड्स इन जूतों का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका कोई भी कौन सा कस्टमर इन्हें कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। और तुम्हारे पैरों में किसी और के नक्श भी नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि अब ये नक्श भी सिर्फ शाबिर शाह की मिल्कियत है। तुम्हें ये जूता पसंद नहीं आया, तुम कभी मत पहनना, लेकिन ये जूता कोई और भी नहीं पहन सकता। फैक्ट्री रेट। वो जूता सामने काउंटर पर मौजूद लड़के के हवाले करता जूतों की पेमेंट करने लगा था, जबकि असीर इसकी बातें सुनकर हैरान होती इसके साथ ही शॉप से बाहर निकली थी, जबकि अब शाबिर का इरादा इसे ज्वेलरी शॉप की तरफ लेकर जाने का था। वो इसके कंधे पर हाथ रखे इसे अपने साथ बिल्कुल किसी बच्चे की तरह चिपकाए, जहां मर्जी वहां लेकर जा रहा था। वो इतराज नहीं करती थी, क्योंकि इस पर शाबिर का बहुत ज्यादा रौब था। इस इंसान से असीर को खौफ आता था। इसे लगता था कि अगर वो इससे बात नहीं मानेगी तो वो पहले की तरह इस पर गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, इसे डांटेगा और हाथ भी उठा लेता था। वो इतना बदला हुआ था कि हद नहीं। इसे ढूंढने से भी वो इंसान नहीं मिल रहा था जो 4 महीने से इसके साथ था। अचानक से इस शख्स में इतना बदलाव कैसे आया था, वो नहीं जानती थी। वो इस सब चीज़ों की वजह से इन सब चीज़ों को इसकी मोहब्बत करार नहीं दे सकती थी। और फिर मोहब्बत यूं ही बैठी बिठाई तो नहीं हो जाती ना। ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से शाबिर को इससे मोहब्बत हो गई थी। 4 महीनों में जो चीज़ इसे असीर में नजर नहीं आई थी, अचानक इसमें नजर आने लगी थी। वो सब चीज़ों पर यकीन कर सकती थी, लेकिन मोहब्बत तो नहीं हो सकती थी यूं अचानक। वो इसके साथ चलते सब कुछ सोच रही थी, ये न जाने बगैर की मोहब्बत की चिंगारियां तो बहुत अरसे से कहीं ना कहीं दिल में दबी हुई थी। बस इस शख्स को इस मोहब्बत का
एहसास होते थोड़ा वक्त लग गया था। इसे अपने साथ लिया वो ज्वेलरी की दुकान में दाखिल हो गया था। असीर को पता था कि इसके इनकार की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो खामोश होकर बैठ गई थी। वो इसका निकाब तो हरगिज नहीं उतारने देने वाला था और ना ही इसके वजूद से चादर इंच भर हिलने वाली थी। सो इसे दूर से ही दिखा दिखा कर फाइनल कर रहा था, जबकि वो आराम से बैठी इसके फारिग होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वो तो यह सब कुछ खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका बस चलता तो पूरी दुनिया खरीद के इसके कदमों में डाल देता। जो इसको पसंद आ रहा था वो उठाई जा रहा था। इस मामले में इसका हाथ काफी खुला था। वो दिल खोल कर इस पर खर्च कर रहा था। इसे पूछना बस इतना ही जरूरी था जितना वो दिखाकर आर्डर पैक करने का आर्डर दे रहा था। बाकी तो वो जैसे सिर्फ हाँ में सर हिला रही थी, क्योंकि अगर तो वो चीज़ शाविर को पसंद थी तो इसने वो खरीदनी ही खरीदनी थी। इसे तो सिर्फ वो दिखा रहा था कि इसे पसंद आ गया है और अब इसकी पसंद को इसने अपनी पसंद बनाना था। वो दोनों ट्रैफिक पे अटक चुके थे, जबकि वो सर सीट से लगाए मसलसल शाबिर के बारे में सोच रही थी। इसका इतना बदलाव इसे समझ में नहीं आ रहा था। इसकी सोच मसलसल शाबिर के बदले हुए अंदाज पर ही थी। शायद से मोहब्बत करता था, इस अंदाज से तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन क्या जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी थी? वो इस मोहब्बत का क्या मतलब था? इसका भाई कभी ना कभी तो वापस आने ही वाला था। उसे यकीन था कि इसका भाई बेगुनाह था। इसका भाई ऐसा नहीं कर सकता। ये एक बहन का अपने भाई के लिए एतबार था। और आसिर अपनी जिंदगी का यह फैसला तो बहुत पहले ही ले चुकी थी कि वो इस शख्स के साथ नहीं रहेगी। और ये जो बीच में मोहब्बत का लफ्ज इन दोनों में शाबिर के लिए आया था, वो आने वाली जिंदगी में इसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। आसिर इसके लिए कुछ महसूस नहीं कर रही थी। हाँ, इसने 4 महीने तक महसूस की थी वो तकलीफ, वो दर्द जो इसे देता रहा था। और अब ये खुशियां जो खुशियों के नाम पर शाबिर से देने की कोशिश कर रहा था, वो खुशियां दरअसल इसके लिए कोई खुशी थी ही नहीं। इसे बस ये पता था कि एक ना एक दिन इसने शाबिर की जिंदगी से निकल जाना था। इससे ज्यादा वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। वो अपनी जिंदगी का बस एक ही फैसला लेना चाहती थी और ये फैसला यही था कि वो शाबिर शाह के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती। इसकी जिंदगी की बस यही ख्वाहिश थी कि वो इस इंसान से दूर चली जाए, बहुत दूर, इतना दूर कि वो शख्स कभी इस तक ना पहुंच पाए। और ऐसा तब भी मुमकिन था जब इसका भाई वापस आता। ना जाने इसका भाई कहाँ पर था, किस हाल में था। बस वो दिन रात इसकी हैरियत की दुआ मांगती थी और उसके वापस आ जाने की दुआ मांगती थी, ताकि वो इस इंसान से दूर जा सके। इधर देखो, मैं इस तरफ हूँ, बाहर क्यों देख रही हो? और वैसे भी बाहर है क्या? तुम्हारा शोहर इधर बैठा है डार्लिंग, तुम्हारा ध्यान भी इधर ही होना चाहिए। शाबीर ने आहिस्ता से इसके चेहरे के नीचे हाथ रखते हुए अपनी उंगली की मदद से इसका चेहरा अपनी तरफ पलटा था। मैं तो कुछ भी नहीं देख रही, वो परेशानी से बोली थी। इसका ध्यान इन सब चीजों की तरफ तो था ही नहीं। तो वही तो कह रहा हूँ, इधर मत देखो, इधर देखो, देखो कितना खूबसूरत गजरे लिए हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारा ध्यान ना जाने किधर है। वो इसकी कलाइयां थामते हुए इसे गजरे पहनाने लगा था, जबकि वो हैरान हुई थी, क्योंकि इसे सच में होश ही नहीं था कि वो अपनी सोच में कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी थी। इसने गजरे कब लिए थे, किससे लिए थे, इसे कुछ भी पता नहीं था। बस इसने बेहद नरमी से इसकी कलाइयों में गजरे पहनाते हुए इसके हाथों को चूमा था, जबकि ट्रैफिक खुलते ही इसे अपनी गाड़ी तेजी से इस भीड़ से निकालनी पड़ी थी। वो इसे लेकर वापस हवेली आया तो हवेली की सजावट का इंतजाम किया जा रहा था, जबकि कुछ बाहर से आए लोग करके नाम को चेंज करने में मसरूफ थे। ब्यूटीफुल वो हवेली की राहदारी से अंदर की तरफ सामने मौजूद बड़ा सा आसिर महल लिखे पड़ चुके थे, जबकि शाबिर के मुंह से बेसाख्ता निकला था, देखो जान कैसा लग रहा है तुम्हारा नाम, आज से ये घर तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वैसे तो शाबिर शाह पर भी तुम्हारा हक है, इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें शादी के तोहफे में ये घर गिफ्ट कर रहा हूँ, देखो कैसा लग रहा है। वो इसे अपने सर में लिए अंदर की तरफ आता बता रहा था। चलो वकील भी आ गया होगा, घर के कागजात लेकर आओ, तुम्हें इस घर की पूरी तरह से मालकिन बनाता हूँ। आशीष सुबह जब सीढ़ियों पर खड़ी थी, इसने आधी अधूरी बात सुनी थी और फिर इसे समझने की कोशिश की थी। वो अपने घर का नाम बदलवाना चाहता था, बट वो घर इसके नाम कर रहा था, इस चीज का इसे अंदाजा नहीं था। नहीं शाह साईं, इसकी जरूरत हिश, मैंने तुम्हें हक महर में कुछ नहीं दिया था, ये घर तुम्हारा घर है, अब से तुम अपने तरीके से सजाओगे सवारोगे, अगर चाहो तो मुझे इस घर से निकाल भी सकती हो। मत निकालना यार, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और मैं मासूम कहाँ जाऊंगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता अचानक इसकी बाजू पकड़ से अपने हसार में लेते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला था, नहीं निकालूंगी ना, मुझे अपने घर से रह सकता हूँ ना, बोलो ना आसिर जान, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो सच में अपने लहजे में मासूमियत लाई कह रहा था। आसिर को तो इस पर तरस आ गया। नहीं निकालूंगी मैं, आप इस घर में रह सकते हैं, वो फौरन बोली थी, जबकि शाफिर ने ताशुकर अंदाज में इसका थाम कर अपने सीने से लगा लिया था। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे अपने घर से नहीं निकाल रही। तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था ये सोचकर कि अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, आई लव यू सो मच। साईं सब देखेंगे, यहाँ किसी की इतनी मजाल कि कोई इस तरफ देखकर मेरी बीवी को अनकंफर्टेबल फील करवाए। तुम बेफिक्र होकर मेरी बाहों में रह सकती हो, बेफिक्र अंदाज में कहता है। इसका स्कार्फ में लिपटा हुआ माथा चुमकर इसे अपने हिसार में लिए अंदर की तरफ लेकर गया था। अंदर भी शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, सब लोग ही बहुत ज्यादा मसरूफ लग रहे थे, जबकि इसके पीछे ही मुलाजिम इसके सारे शॉपिंग बैग्स गाड़ी में से निकालते हुए इसके कमरे में शिफ्ट कर रहे थे। ये लोग तो मसरूफ हैं, चलो हम दोनों रूम में चलते हैं, काफी थकावट हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। वो इसे यूं ही अपने हिसार में लिए कमरे की तरफ जाने लगा तो वो भी कोई एतराज किए बगैर इसके साथ सीढ़ियों की तरफ चली गई थी, क्योंकि नीचे वहां पर काफी सारे मर्द हजरात मौजूद थे जो कि शादी की तैयारियों के लिए स्पेशल बुलाए गए थे।
और यकीनन ये लोग तब तक नहीं जानने वाले थे जब तक इनका काम मुकम्मल नहीं हो जाता। तो इसे यहाँ नीचे नहीं रुकना था। आसिर इसके साथ कमरे में दाखिल हुई तो शाबी ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। जबकि दरवाजा लॉक करने के बाद वो इसके करीब आते हुए इसके वजूद से चादर को हटाकर एक तरफ करता इसका स्कार्फ खोलने लगा था। हाँ, ये हसीन चेहरा मेरा दिल लूट लेगा। वो दिल पर हाथ रखकर आह भरता पीछे बेड पर बैठ गया था। सुनो, बार बार इतना ज्यादा प्यार से देखने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाएगी। सुनो, बार बार इतना ज्यादा प्यारा दिखने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाएगी। मैंने तो सुना है कि प्यार करने वालों की भी नजर लग जाती है। अगर तुम्हें नजर लग गई तो नहीं, अगर तुम्हें नजर लग गई तो मेरा क्या होगा? कोई हल बताओ मुझे, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। वो उसका चेहरा देखते हुए पूछ रहा था, जबकि असीर को तो इसके आधे से ज्यादा बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। वो मिस निशा को शादी पर क्यों बुलाया? अगर वो शादी पर आएंगी तो वहां के कपड़ों की दुकान पर काम कौन करेगा? तो इसकी बात इग्नोर करते हुए सवाल करने लगी थी। ये सवाल था मेरा, मैंने इतनी ज़रूरी बात कर रहा हूँ तुमसे और तुम अपने और ये सवाल था मेरा, मैं इतनी ज़रूरी बात कर रहा हूँ तुमसे अपने और तुम्हारे बारे में। तुम किसी दूसरे को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? समझ में नहीं आता तुम्हें मुझे पसंद नहीं है किसी तीसरे का जिक्र हम दोनों के बीच में। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। किसी तीसरे को बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं। आई मेरी बात समझ में? सिर्फ मैं और तुम एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, हम किसी तीसरे को बीच में लेकर नहीं आएंगे। इसके लहजे में सख्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी असीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसे बहुत गुस्से में डांट रहा है। इसने फौरन सर हाँ में हर सर हिलाया था। गुड मेरा बच्चा, बताओ क्या मेरे प्यार से देखने से तुम्हें नजर लगेगी? इसका ध्यान पूरी तरह से अपनी बातों पर लगाते हुए वो फिर से अपने सवाल करने लगा था, जिस पर उसने फौरन नफी में सर हिलाया था। यानी नहीं, तुम्हें मेरी नजर नहीं लगेगी? तो फिर इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। वैसे झटके में उठाकर इसके बेड में वो इसे झटके में वो एक झटके में उठकर इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे खींचकर अपने साथ साथ इसे इससे भी बेड पर गिरा गया था। क्या हुआ, नाराज हो गई? तुम्हें मिस निशा के बारे में बात करनी है? डार्लिंग, वो दुकानदार नहीं है, मेरी ब्यूटी की डिजाइनर है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजाइनर हैं वहां पर जिन्हें मैंने शादी पर इनवाइट किया है। वो लोग मेरे लिए काम करते हैं। कम से कम मैंने शादी पर तो बुला ही सकता हूँ ना। लेकिन अगर तुम्हें मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा तो मैं इसे मना कर दूंगा। वो शादी पर नहीं आएगी। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोलते, उसने फौरन नफी में सर हिलाकर इसकी बात का हरगिज ये मतलब नहीं था कि वो किसी को शादी पर ना बुलाने कि वो किसी को शादी पर बुलाकर ना आने के लिए कहे। क्या तुम चाहते कि वो शादी पर आए? इसके इस तरह से सर हिलाने पर शावी ने नरमी से इसके बालों की चोटी के बल खोले थे, जबकि वो सिर्फ सर हिलाकर ही जवाब दे पाई थी। फिक्र मत करो, मैंने इसे समझा दिया कि वो मुझ पर कोई भी कमर पास नहीं करेगी। वह नरमी से इसका माथा चूमते हुए इसके चेहरे के सारे नकुश को अपने लब्बू से चूमता इसके सारे बाल बिखेर किया था। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। वो इसके लंबे बाल को अपने चेहरे पर फेंक रहा था, आंखें बंद किए बोला था, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, मैं आंखों में डूबना चाहता हूँ। वो इसकी आंखों पर बारी बारी लब रखते इसके चेहरे के सारे नकुश को बेहद नरमी से चूम रहा था। तुम्हारे होंठ मुझे मदहोश कर देते हैं, ये नाजुक पंखड़ियां मुझे कुछ और सोचने ही नहीं देती। मेरी निगाहें इनसे हटती ही नहीं है, मेरे अंदर एक प्यास जगा देती है। मैं इन्हें देखकर कुछ और सोचने के काबिल ही नहीं रहता, बस इन्हें चूमता रहूं, इन्हें महसूस करता रहूं। इसके अलावा के दिल में और कोई ख्वाहिश नहीं रहती। तुम्हारी लबों की नरमाहट मुझे बार बार तुम्हारी लबों को चूमने पर मजबूर करती है। देखो, मेरी प्यास खत्म होने का नाम नहीं लेती। जितना इन्हें महसूस करता हूँ, जितना इन्हें अपने करीब करता हूँ, इतनी ही प्यास बढ़ती चली जाती है। मैं तुम्हारी नाजुक लबों को खुद में कैद करके खुद को घंटों से खून पहुंचाता रहूंगा, तो भी ये प्यास खत्म नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी और तुम्हारी सांसें मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है। तुम्हारी नाजुक जान मुझे बेहद प्यारी है, एक उम्र गुजारनी है तुम्हारे साथ। वो दीवाना वाल इसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाता इसके चेहरे को चूम रहा था, जबकि इसकी मुछों की चुभन को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता डरस रही थी, जबकि इसकी कमर में हाथ डाले वैसे अपने बेहद करीब किए हुए था। काम क्यों रही हो मेरा बच्चा? तुम्हें ठंड लग रही है? रुको, मैं तुम पर ब्लैंकेट डालता हूँ। इसे लड़ते पाकर इसने पैर की मदद से ब्लैंकेट को खींचकर इस पर और खुद पर डाला था। जब इसने हाथ को पैरों की तरफ ले जाने की कोशिश की थी कि शावीज के करीब से उठते हुए इसके जूते खोलने लगा। मैं कर लूंगी शाह साईं, वो फौरन उठकर बैठते हुए बोली थी। मैं हूं ना जान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम ले जाओ आराम से, बहुत थक गई हो, बहुत तंग किया ना तुम्हें आज। वो क्या है ना, मैं चाहता था कि सब कुछ आज ही ले लिया जाए। आप बार बार तुम्हें शहर नहीं जा पाओगी। मैं नहीं चाहता कि शादी के दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भी थकावट हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शादी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो। और इसके पास दोबारा आकर लेटता वो अपनी शर्ट उतारकर फेंक चुका था। उसके साथ ही वो इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। वो काफी थक चुकी थी, यह हकीकत थी, और इस वक्त थकावट की वजह से इसकी नींद इसके असाबों पर सवार होने लगी थी। पिशा का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था जैसे वो इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। इसकी आंखें जैसे अपने आप ही बंद होने लगी थी। मेरी तरफ चेहरा करके सोना। वो न जाने कब गुंदगी में जाते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर गई थी, तो वैसे अपने करीब करता इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला। वो नींद में जाते हुए खामोशी से इसका चेहरा देख रही थी। जब इसने आहिस्ता से इसके कंधों से थमते से अपने हिसार में दिया था और फिर इसके माथे को चूमते हुए इसे अपने सीने में छुपा किया। शाह नरमी से इसकी आंखों पर अपने हाथ रखते हुए लाइट ऑफ की थी। वो अपने चेहरे पर इसकी नरम गर्म सांसों का लम्स महसूस करती रही। इसे नींद कब आई थी इसे खुद भी अंदाजा नहीं था, लेकिन शाह के नरम और गर्म बाहों में वो गहरी नींद उतर गई थी, जबकि इसकी हाथों की हरकत इसे मुसलसल बालों में महसूस होती रही थी, जबकि अपने चेहरे को किसी के नरम और गर्म निगाहों के हिसार में वो नींद में भी महसूस करती रही थी। अपने मोबाइल पर आती बार बार कॉल से डिस्टर्ब होकर शावी ने अपनी आंखें खोली तो आसिर पूरी तरह से इसके हिसार में कैद इसके सीने में छुपी हुई थी।
वो सोने की नीयत से हरगिज़ नहीं लेटा था, लेकिन आसिर को अपनी धड़कनों के साथ लगाए वो इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चला रहा था। इसकी आंख कब लग गई थी इसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ था। सोते हुए इसकी शर्ट इसे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी। इसने यूं ही लेटे लेटे ज़रा सी करवट बदल कर साइड टेबल की तरफ हाथ मारा था। कमरे में काफ़ी अंधेरा हो चुका था, जिसका मतलब था कि अब रात होने वाली है। यकीनन शाम ढल चुकी थी और आसिर ने खाना नहीं खाया था। इसने मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल पर आती रॉन्ग कॉल को देखा था। नंबर सेफ नहीं था और न ही इसकी जहन के पर्दे पर यह नंबर कहीं भी महफूज था। यकीनन कोई रॉन्ग कॉल ही थी। इस तरह किसी का नंबर वो नहीं सेफ रिसीव करता था और ना ही इसके प्राइवेट नंबर ज़्यादा लोगों के पास था। अगर किसी काम के रिलेटेड किसी ने फ़ोन करना होता तो वो सब इसके खास मुलाजिम और बॉडीगार्ड को फ़ोन करते थे, जो हर वक्त इसके साथ रहता था। वो समझ गया था कि यकीनन इसके आने वाली कॉल कोई अनजान इंसान की है। अगर कोई इसके जानने वाला होता तो यकीनन उसके बॉडीगार्ड को फ़ोन करता। इसकी कॉल उठाने के बजाय कॉल काट दी थी। एक नज़र असीर को देखते हुए इसने अपना फ़ोन साइड पर रखते हुए अपनी शर्ट को उतारा था। वो सोते हुए शर्ट नहीं पहनता था। शर्ट उतारकर एक साइड पर फेंकते हुए वो दोबारा से असीर के करीब लेटता। एक दफ़ा पीछे से अपने सीने में छुपा गया था। वो इसके करीब इतना परसकून था कि इसी सुकून में वो सो भी गया था। इसके माथे को नरमी से चूमते हुए वो इसे अपने साथ लगाता एक दफ़ा फिर से आंखें बंद कर गया था, जबकि फ़ोन ने इसे दोबारा से डिस्टर्ब किया था। इसने मोबाइल उठाकर देखा तो दोबारा इसी नंबर से कॉल आ रही थी। इस वक्त वह हरगिज़ कॉल अटेंड करके किसी तीसरे इंसान की आवाज़ सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए इसने कॉल अटेंड करने के बजाय फ़ोन ही बंद कर दिया था और फ़ोन एक तरफ रखते हुए दोबारा से असीर के बेहद करीब हो गया था। मैंने 3-4 दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की है, पहले कॉल लगती रही फिर फ़ोन ही बंद हो गया। तुम्हें यकीन है ना ये तुम्हारे भाई का ही नंबर है? सीनत रूहा के पास बैठी से सवाल जवाब कर रही थी। इसे बहुत मुश्किल से मौका मिला था कॉल करने का। इसने शाबिर के नंबर पर 3-4 दफ़ा कॉल की थी, लेकिन कॉल लगती रही फिर फ़ोन ही बंद हो गया। वो काफ़ी परेशान होकर रूहा के पास आई थी। जी आपी, मैंने बिल्कुल सही नंबर दिया है। ये नंबर मेरे भाई के पास ही रहता है। भाई का ये नंबर सिर्फ इन्हीं के इस्तेमाल के लिए है। ये नंबर वो खुद अपने इस्तेमाल में रखते हैं, जबकि अनजान लोग या काम वगैरह के लिए ये कॉल करने वाले लोग इनके दूसरे नंबर पर कॉल करते हैं, जो इनके बॉडीगार्ड के पास होता है। वो नंबर मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कभी इस नंबर की ज़रूरत पड़ी। मैंने अगर कभी भी भाई को फ़ोन किया है तो इसी नंबर पर किया है, क्योंकि भाई हरगिज़ पसंद नहीं करते कि इनकी बहन के किसी यार आदमी से बात करे। मेरे मामले में वो अपने बॉडीगार्ड पर भी यकीन नहीं करते थे। वो बेहद परेशानी से बता रही थी, जबकि परेशानी तो अब जीनत को भी होने लगी थी। अगर शाबिर से रब्ता ना हो सका तो परिविश किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी और वह परिविश को किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती थी। ठीक है, मैं बार बार कोशिश करती हूँ। जब भी ये फ़ोन ऑन होगा मैं कैसे भी इनसे रब्ता करने की कोशिश करूँगी। वो इसे कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि रूहा भी परेशान होने लगी थी। वो अपनी वजह से परिविश को किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहती थी। जीनत अपने कमरे में बैठी हर थोड़ी देर के बाद शाह को फ़ोन मिलाते हुए इसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। नहीं, ये ना हो वो मेरे मैसेज का गलत मतलब नहीं कर ले। अगर मैं इसे ये बताती हूँ कि रूहा यहाँ पर है तो पता नहीं क्या समझेगा। डायरेक्ट बताना ठीक रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसे मैसेज करती हूँ कि अगर वो अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करे, लेकिन फ़ोन हर वक्त तो मेरे पास नहीं होता। रेशम भाई के सामने तो फ़ोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, और अगर इसने इस वक्त मैसेज कर लिया जब मैं रेशम भाई के पास हुई तो नहीं, मुझे इसे फ़ोन करने की कोशिश करनी होगी। मसलसल फ़ोन करती रहती हूँ, जब भी फ़ोन ऑन होगा वो उठा लेगा। वो फ़ोन पर हर थोड़ी देर के बाद शाह को कॉल कर रही थी। वो बस ये चाहती थी कि परिविश किसी मुसीबत में ना फंस जाए। काफ़ी देर नाकाम होने के बाद वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आई थी। जब इसने परिविश को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देखा, इसने नाउम्मीदी से नफ़ी में सर हिलाया तो परिविश भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। शाबिर की आंख दूसरी बार खुली थी। आसिर को अपने आप में कैद होते पाकर वो इसके सीने में मज़ीद चुभती चली जा रही थी। इसने हैरत से इसकी तरफ देखा था। शायद इसे ठंड लग रही थी। कमरे में एसी की कूलिंग तेज़ थी। अब ठंड शुरू हो चुकी थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके कमरे का एसी हर वक्त चलता रहता था, क्योंकि शाबिर के मुताबिक अब तक ठंड हुई ही नहीं थी। इसने रिमोट उठाकर कूलिंग कम करना चाहिए, जब इसकी ज़रा से हिलने पर वो मजीद इसके सीने में छुपती इसके साथ चिपक गई थी। इसकी हरकत बदल गई थी। दिलकशी से मुस्कुराया था। इसकी हरकत पर शाबिर दिलकशी से मुस्कुराया था। एसी की कूलिंग कम होने पर वो यकीनन इससे दूर होने वाली थी। रिमोट एक तरफ रखते हुए इसने पैर की मदद से ब्लैंकेट उठाकर इन दोनों पर डाली थी, जो इसकी करवट बदलने की वजह से इस पर से पूरी तरह से उतर चुकी थी। अपने सीने पर इसकी गर्म सांसें महसूस करते हुए इसने कमर को पूरी तरह से इस पर डालकर इसे सर्दी से बचाते हुए अपने सीने में छुपाया था। इसकी नींद काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और अब तक नहीं जाग रही थी, और अब तक ये इसने खाना भी नहीं खाया था। शाबिर को इसके खाने की फिक्र होने लगी थी। जिस तरह वो सो रही थी, यकीनन अब इसने कल सुबह ही जागना था, और सुबह तक शाबिर का इसे भूखा रखने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं था। इसे खुद पर हैरत हो रही थी, वो चंद ही दिनों में इसका कितना दीवाना हो गया था। इसे लगता था कि वो इसके सामने नहीं रहेगी तो इसे दूसरी सांस नहीं आएगी। वो ये सोच सोच कर परेशान था कि इतने वक्त से वो इसके बगैर कैसे रह रहा था। वो 4 महीनों से इसके साथ थी। वो इस पर गुस्सा करता था, इसे डांटता था, इस पर चिल्लाता था, सुबह से शाम तक इसे काम करवाता था। वो छोटी सी जान थक हार कर जब सोने लगती तो वह इसे अपने वैसे ज़्यादा कुर्बत से मजीद थका देता था, और फिर
रोशनी के साथ एक थका देने वाला दिन इसका फिर से मुंतजर होता था। कितनी दफा तो इसने अपना हाथ तक उठाया था इस पर। इतने सारे दिनों को याद करते हुए शाबिर को एक घुटन सी होने लगी थी। वो कितने वक्त से इस मासूम पर बेचा जुल्म करता रहा था। इसे खुद से नफरत महसूस होने लगी थी। इसे अपने हाथ से शदीद नफरत महसूस हो रही थी जो इसके नाजुक गाल पर कई दफा जुल्म दहा चुका था। वह एक झटके से इसे पीछे करते हुए बिस्तर से उठा था। इसकी घुटन हद से ज्यादा सवार होने लगी थी। खुद अपने ही जुल्म याद करते हुए इसे खुद से दहशत होने लगी थी। इसने लगने लगा था कि फिर से इसकी सांसें रुकने वाली हैं। इसे अपने अंदर गुबार सा महसूस होने लगा था। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। थक हार कर इसने अपने हाथ का मुक्का सामने शीशे पर दे मारा था। अचानक कमरे में शोर उठा था। वो एक झटके से उठकर बेड पर बैठते हुए नीम अंधेरे में इसे देख रही थी। जब इसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो इसने वही हाथ सामने रखे शीशे की मेज पर मारा था और फिर वही जमीन पर बैठते हुए इसने अपना हाथ जमीन पर कांच के टुकड़ों पर दे मारा था। वहशत कम ना हुई थी तो वो अपना हाथ पागलों की तरह जमीन पर मारता चला गया। असीर के पागलपन पर चीख कर बेड से उठी थी। शाबिर का ये रूप देखकर वो खौफजदा होती अचानक जमीन पर गिर गई थी। फिर पैरों की मदद से पीछे की तरफ जाती दीवार से लगती अपने कानों पर हाथ रख गई थी। रेशम भाई, आप प्लीज मेरा ये मैसेज परिवीश तक क्लास में पहुंचा दीजिएगा। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ और इतने दिनों से मेरे बार बार यहाँ पर चक्कर लगाने के पीछे भी यही वजह थी। मुझे अरताशा ने यहाँ भेजा है और इतने दिनों से मैं कहीं बार यहाँ पर कोई ना कोई बहाना बनाकर आ रहा हूँ। अरताश साहब वहाँ अमेरिका में बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं और इनकी जल्दी वापसी मतवक्को नहीं है। इसलिए वो मुसलसल परिविश से रब्ता करना चाहते हैं, लेकिन अपने नंबर से वो परिविश को फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की चीज़ें इन्हें वहाँ के कानून के मुताबिक मशकूक बनाती हैं। आप प्लीज़ परिविश तक इनका मैसेज पहुँचा दीजिएगा कि वो जल्द वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल वो रब्ता नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो अमेरिका से पाकिस्तान कहीं भी फ़ोन करते हैं तो वो सारी कॉल रिकॉर्ड हो रही हैं। इनका इस तरह से कोठे पर आ जाना इन्हें मज़ीद बदनाम कर सकता है। आजकल हर न्यूज़ चैनल की नज़र अरताश शाह पर है। इनकी तरफ से आने वाली किसी भी धमाके के इंतजार में है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इनके अपने ही लोग इनके दुश्मन बने हुए हैं। इनके खिलाफ ये जो सारी साजिशें चल रही हैं वो कोई गैर नहीं कर रहा बल्कि इनके अपने ही लोग कर रहे हैं। हाय हाय, कितना बुरा हो रहा है तुम्हारे सेठ के साथ। अल्लाह पाक इसके लिए बेहतरी करे। तुम फिक्र मत करो लड़के, मैं परिविश तक ये पैगाम पहुंचा दूंगी। तुम अब जाओ यहाँ से। अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। हमारे सेठ का कोई पैगाम आए तो मुझे बेफिक्र होकर दे जाना और परिविश को मैं बता दूंगी कि वो बस सेठ के इंतजार में ही रात तकती रहती है। सेठ को कहना कि परिविश दीवानों की तरह इसकी मुंतजर है। बाकी सेठ को कहना कि वो रेशम भाई की तरफ से बेफिक्र हो जाए। परिविश इनकी अमानत है, वो जैसे चाहे अपनी अमानत लेने आ सकता है। और इसे बेफिक्र करते हुए बोली थी। जबकि वो लड़का इसे पैगाम देता फौरन ही वहां से निकल गया था। इसके जाते ही रेशम भाई ने गहरी सांस ली थी। रेशम भाई, मैं परिविश को बताकर आती हूँ। वो तो खुशी से पागल ही हुए जा रही थी कि इसकी सेठ का पैगाम आया है इसके लिए। इसकी हाथ मुलाजमत के करीब से उठते हुए जाने लगी थी जब इसने गुस्से से इसके बालों से पकड़कर इसे अपनी तरफ घसीटा था। दिमाग खराब हो गया है तेरा, पागल हो गई है क्या? खबरदार जो ये बात तेरे और मेरे बीच से निकली। परिविश को इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो मैं इसका इतना बड़ा मुजरा रखवा कर बैठी हूँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी दौलत हाथ आते रह जाएगी कि परिविश का दिमाग जो थोड़ा ठिकाने पर लगा है फिर से आसमान पर जा जाएगा। इसके सामने जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब तक वो अरताशा वापस आता है तब तक मैं इस पर खूब कैश करूंगी। मेरी बात को आराम से बैठकर मेरी टांगे दबा। समझ मेरी बात को आराम से बैठकर मेरी टांगे दबा। वो इसे काम पर लगा चुकी थी जबकि इसकी बात समझकर वो भी जोर जोर से इसकी टांगे दबाने लगी थी। इसकी चीख की आवाज पर वो फौरन जमीन से उठते हुए बेड की तरफ आया था। जबकि इसे बेड पर न देखते हुए इसने अगले ही लम्हे कमरे की लाइट ऑन करते इसे अलमारी के पास जमीन पर दीवार के साथ जुड़े कानों पर हाथ रखे कांपते हुए देखा था। शाबिर तेजी से भागकर इसके पास आता इसके पास जमीन पर बैठते हुए इसे खींचकर अपने सीने में छुपा किया था। रिलैक्स जान, रिलैक्स। मेरा बच्चा, मेरा चांद, क्या हो गया है? क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? डर क्यों रही हो? उसका चेहरा अपने हाथों में लिए इसका माथा चूमते हुए इसे पूछ रहा था। आशा साईं, आपका हाथ खून खून बह रहा है। इसका हाथ देखते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं। ये तकलीफ, इस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो मैंने इस हाथ से तुम्हें दी है। मैं तुम्हारी तकलीफ का अजाला नहीं कर सकता, इसलिए इस हाथ को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी दर्द को महसूस कर सकूं, लेकिन नहीं महसूस कर पा रहा तुम्हारी दर्द को। मैंने कैसे अपनी नाजुक जान को तकलीफ पहुंचाई? क्यों तुम्हें दर्द दिया? मेरा दिल कर रहा है मैं खुद को शूट कर दूं। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वैसे अपने सीने में छुपा कर रखूंगा। मैं तुम्हें दुनिया के साथ हवा भी नहीं लगने दूंगा। ये हवा भी शाविशा की इजाजत के बगैर तुम्हें नहीं छुएगी। आई प्रॉमिस यू मेरी जान, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे अपने सीने से कभी लगाता तो कभी इसका चेहरा दीवानों की तरह चूम रहा था, जबकि इसका ये रूप से मजीद खौफजदा कर रहा था। खून खून निकल रहा है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक शावी ने इसके लबों पर अपने लब रखते हुए इसे खामोश कर दिया था। इसके होठों के नरमाहट को महसूस करते इसकी तरफ से लगते दिल पर किसी ने ठंडे पानी की छींटे मारे थे। ये सुकून इसके दिल में इसकी तलब जगा गया था। इसकी गुर्बत की तलब जैसे खून बनकर इसकी रगों में दौड़ गई थी। वैसे पाने को इसे महसूस करने को मचल उठा था। वो बिल्कुल मजा
मज़ाहमत नहीं कर रही थी, जबकि वो इसके लब्बों को चूमते हुए बेकरारी से इसे खुद को सैराब करते इस बेकरारी में सुकून तलाश करने लगा था। वो पूरी तरह इस पर हावी होने लगा था। अपने दर्द को इग्नोर करते हुए उसके चेहरे और गर्दन को अपने खून से सुरह कर चुका था। वो इसे इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी कि इसकी इजाज़त के बगैर खुद सांस भी न ले, और बाकी की कसर इसने इसकी सांसें रोककर पूरी कर दी थी। वो इतनी दीवानगी से इसे चूम रहा था कि असीर की सांसें शाबिर की सांसों में उलझने लगी थी। इसकी सांसों को आज़ाद करते हुए इसने इसके चेहरे को देखा था, जहाँ पर इसके हाथ से निकलता खून अपने नक्श बना रहा था। तुम्हारा चेहरा गंदा कर दिया, ये हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, इसीलिए तुम्हें अपने हाथ से नफरत होने लगी है मुझे। आओ मैं तुम्हारा चेहरा धुलवाता हूँ। वो नरमी से इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भरते हुए वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। जब इसका नन्हा सा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, इसकी बहरीना सीने में खुद को छुपाए आसीर के मजबूत वाना सीने में ही कहीं छुप जाना चाहती थी। शाबिर बेहद नरमी से इसके नाजुक से वजूद को अपने सीने से लगाए वॉशरूम में दाखिल हुआ था और इसे वहीं स्लिप पर बिठाते हुए पहले अपना हाथ पानी से धोने के बाद इसके चेहरे को धोना शुरू किया था। इसका हाथ बेहद नरमी से इसके चेहरे और गर्दन को छू रहा था। जब इसने अचानक इसकी शर्ट का पहला बटन खोला था, उसका दिल पहले ही सीने से बाहर आने को मचलने लगा था। शाबिर की हरकत पर मजीद तेजी पकड़ गया। वो खून तुम्हारी शर्ट के अंदर चला गया है। इसने ना जाने क्यों सफाई दी थी। वो नहीं जानता था हालांकि इसके वजूद पर वो इससे कहीं ज्यादा अपना हक समझता था, लेकिन आज पहली दफा वो इसे इस तरह से छूने की वजह बयान कर रहा था। इसने साइड से टॉवल निकालते हुए बेहद नरमी से इसका चेहरा पूंछा था और फिर इसकी गर्दन पर भी इस नरमी से टॉवल फेरते हुए टॉवल को एक तरफ फेंकते इसके नाजुक से वजूद को एक दफा फिर से अपने सीने में छुपा गया था। तुम्हें भूख लग रही होगी ना मेरा जान, हम अब नीचे चलकर खाना खाएंगे, बहुत देर हो गई है। तुम्हें इतनी देर से सो रही थी, मैं 2 दफा जाकर, लेकिन तुम इस तरह से नींद में मगन थी। सच सच बताओ मुझे, ख्वाब में मेरे ख्वाब देख रही थी ना? क्या मैं आंखें ही नहीं खोल रही थी? वैसे बेड पर बिठाते हुए नरमी से इसके माथे को चूमता दिलकशी से मुस्कुराया था। वो इसकी चादर को साइड से उठाकर इस पर फैलाने लगा था, जबकि खुद अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए इसने इसके जूते बेड के नीचे से निकालना चाहे थे। इससे पहले कि वो इसके जूतों को हाथ लगाता वो फौरन ही इसमें अपने पैर डाल गई थी, जबकि शाबिर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया था। मेरी नाजुक सी गुड़िया, आई लव यू सो मच। वो इसका चेहरा अपने सामने करते हुए एक दफा फिर से इसके लबों पर अपने लब रख गया था, जबकि इसका हाथ जो अब खून से साफ हो चुका था, इस पर पड़ने वाले कहीं छोटे छोटे जख्म एक दफा फिर से खून को ताज़ा करने लगे थे। शायद ही आपका हाथ खून, असीर इसके हाथ को देखते हुए कहने लगी थी। इसका खून फिर से बहने लगा था, इसके जख्म फिर से सुर्ख होने लगे थे, जबकि वो फौरन अपना आप से छुड़वाकर अलमारी की तरफ भागते हुए मैं फर्स्ट बॉक्स ढूंढने लगी थी, जिसके लिए इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वो जल्दी से फर्स्ट बॉक्स को ढूंढ कर लाते हुए वहीं बेड पर रखकर खोलने लगी थी और फिर इसमें से दवाई निकालते हुए रुई पर लगाकर इसके जख्म पर लगाने लगी। वो खामोशी से इसे देख रहा था। वो जितनी तेजी से अपना काम कर रही थी, इतनी तेजी से इसका बदन लड़स रहा था। वो पूरी तरह से कांप रही थी। तुम्हें सर्दी लग रही है मेरी जान? वो तेज तेज इसके हाथ पर पट्टी कर रही थी। जब शाबिर ने बेहद नरमी से इसके सवाल किया, इसके सवाल पर एक नजर से देखते हुए इसने नफी में सर हिलाया था। तो मेरा चांद इस तरह से काम क्यों रही हो? वो इसके जिस्म की लजराहट पर परेशान होता इसे अपने हिसार में ले गया था। मुझे डर लग रहा है। इसकी पट्टी बंद करते हुए वो एक नजर से देखकर कहती फौरन अपना चेहरा इसकी पट्टी बांध देते हुए वो एक नजर से देखकर कहती फौरन अपना चेहरा फेरकर फर्स्ट एंड बॉक्स की चीजें समेटने लगी थी। जब वो उसके बाजू को पकड़कर इसे अपनी तरफ फेर गया था। डर लग रहा है? किसे डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है मेरे बच्चे को? वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामते बेहद नरमी से पूछने लगा था। आपसे ऐसा क्यों किया? अपने हाथ को शीशे पर क्यों मारा? मुझे डर लगता है। हमेशा की तरह इसके सामने वो यूं ही लड़स रही थी। इसके लहजे में रवानी नहीं थी। वो जब बाकियों से बात करती थी तब इसकी तरह से नहीं हकलाती थी, हालांकि इसके सामने वो जब भी बोलती थी यूं ही लड़सते कांपते बोलती थी। वह से डरती थी। शाबिर का दिल चाहा कि वो खुद को खत्म कर ले, अपने लिए कब्र खोद दे। ये थी इसकी मोहब्बत। वो इससे डरती थी। ये क्या मोहब्बत थी इसने ये क्या मोहब्बत की थी इसने? वो उसके दिल में अपना खौफ इस हद तक डाल चुका था कि वो इसकी मोहब्बत से तलक जोड़ ही नहीं पा रही थी। इसके रग रग में जैसे इस शख्स का डर समाया हुआ था। वो नरमी से थाम कर इसे अपने सीने में बेच गया था। मैं ये खौफ खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें डर को मोहब्बत में बदल दूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, मुझसे डरोगी नहीं। मैंने तुम्हें बहुत डराया, बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। कोई तकलीफ तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। मैं कभी तुम्हें कोई दर्द नहीं होने दूंगा। अब से वो होगा जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। मैं तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को तुमसे दूर कर दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर हसरत को मैं पूरा करूंगा। तुम्हारी खुशी की खातिर हर हद से गुजर जाऊंगा। वो उसका चेहरा थामते हुए बोल रहा था, जबकि वो हैरत से देख रही थी। क्या आप मेरी हर बात मानेंगे? जो मैं कहूंगी वो करेंगे? जो मैं मांगूंगी वो देंगे? वो बेयकीनी की कैफियत में से सवाल कर रही थी। शाह ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। इसकी तो ख्वाहिश थी कि वैसे मोहब्बत से कुछ मांगे और वो पूरी दुनिया लाकर इसके कदमों में डाल दे। आप मुझे आज़ाद कर दें इस रिश्ते से, इस मनी से। मैं इस घर से दूर जाना चाहती हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। वो बेहद मुश्किल से अपने अल्फाज अदा कर पा रही थी जब इसे अपने चेहरे पर शाह की गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त हो रही थी कि आसिर को लगा इसकी जान निकल जाएगी। इसके हाथ के
इसके हाथ अचानक सख्त हुए थे, जबकि अपना नाजुक मुलायम चेहरे पर इसकी गिरफ्त सख्त होती पाकर इसके जिस्म की लड़जाहट तेज हुई थी। वो इतनी तेजी से कांपने लगी थी कि शावी ने अचानक इसे थमकर अपने सीने में छुपा लिया था। रिलैक्स रिलैक्स मेरा बच्चा, बिल्कुल रिलैक्स। ये कैसी बात की तुमने? हाँ, हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें पता है ना, मैंने बहुत से लोगों को इन्वाइट किया है, करने की लिस्ट भी जारी कर दी है। मैंने बहुत लोगों को इन्वाइट कर दिया है। पूरा गाँव आने वाला है, तुम्हारे माँ बाप आने वाले हैं, तुम्हारी सारी सहेलियाँ तुम्हारी शादी पर आएंगी और मेरे भी सारे दोस्त आएंगे। अब तुम क्या चाहती हो, इन सबको मायूस कर दूं? अरे शादी की खुशी में सारे गांव में जश्न मनाया जा रहा है। सारा गांव जान चुका है कि हवेली में शादी है। तुम रिश्ता ही खत्म करने की बात कर रही हो? नादान लड़की, अब ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम अपनी नाराजगी खत्म कर दो। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरह से लाया था ये वही जानता था। इसका एक जुमला शाबिर को अंदर तक खाली कर गया था। इसे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो नरमी से इसका चेहरा थामे से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा था। वो जानता था इसकी इस तरह से सख्ती से तोड़कर रख देगी। इसका जरा सा गुस्सा इस नाजुक सी लड़की को इसे बदगुमान कर देगा, और वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो लड़की इसकी मोहब्बत थी जिसके बगैर सांस तक आना बंद हो गई थी। वो कैसे रहता है इसके बगैर? मैं बच्ची नहीं हूँ, आप मुझे बच्चों की तरह क्यों बहलाते हैं? आपको क्या क्या लगता है इस तरह से करके आप अपने आप को अच्छा साबित कर देंगे? आप अच्छे नहीं है शाहसाई, ये मैं जानती हूँ, और आप भी जानते हैं। ये सब मत करें, ये आपकी हकीकत नहीं है। अपना असली रूप दिखाएं मुझे, बच्चों की तरह बहलाना बंद करें। अगर आपने मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे तलाक दे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अगर आप चाहते कि मैं खुश रहूं, मेरी जिंदगी में खुशियां आए, तो ये खुशियां तब ही आएंगी जब आप मेरी जिंदगी से निकलेंगे। आपके होते हुए मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे खुश रहने के लिए आपसे आज़ादी चाहिए। वो इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो जो नरमी से समझाने की कोशिश कर रहा था। अपने हाथ को मजबूती से बंद करते अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन इसे नहीं हो रहा था। मेरा चांद, तुम समझने की कोशिश करो, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपना गुस्सा अपने अंदर दबाए, एक दफा फिर से मोहब्बत से समझाने की कोशिश करने लगा था। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? सिर्फ 3 लफ्ज है ना, एक दफा कहने में क्या हर्ज है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ 3 दफा तलाक। अब वो भी बोल ही रही थी जब शावीर ने गुस्से से बेकाबू होते हुए एक जोरदार मुक्का इसकी दीवार के पीछे सर के बेहद करीब दे मारा था। इसका अंदाज इतना वहशतनाक था कि वो चिल्लाते हुए इसके सीने में अपना आप छुपा गई थी। जब वो एक झटके से इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ता इसे दीवार से लगाते हुए इसकी गर्दन पर अपना दूसरा हाथ जमा गया था, लेकिन इसकी गिरफ्त बेहद नरम थी। चुप, एकदम चुप। एक दफा मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ऐसा मुमकिन नहीं है तो मतलब नहीं है। तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। सब कुछ का मतलब समझ में आता है तुम्हें? सब कुछ हो तुम मेरे लिए, मेरे जीने की वजह हो तुम। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर, नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। मेरी हो तुम, सिर से पैर तक सिर्फ शावीर शाह की हो। क्या करोगी मुझसे तलाक लेकर? किसी और से शादी करोगी? मैं तुम पर किसी और की मिल्कियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। अगर तुम मेरी बनकर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारा बनकर रहूंगा। मैंने कहा ना, गलती हो गई है मुझसे, गलत समझा था तुम्हें, गलत समझकर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन यहाँ लाकर मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाया था। जब से तुम मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आई थी, तभी सोच लिया था कि तुम मेरी पहली और आखिरी औरत हो। जब नफरत का रिश्ता बांध कर तुम्हें यहाँ पर लाया था, तब तुम पर कभी और दूसरी औरत ना लाने का फैसला किया था मैंने। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था मैंने। तो अब कैसे छोड़ दूं तुम्हें, जब तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जब तुम्हें जिंदगी बन चुकी हो मेरी, धड़कन बनकर सीने में धड़कने लगी हो, खून बनकर मेरी रगों में दौड़ने लगी हो, तब कैसे छोड़ दूं तुम्हें? नहीं छोड़ सकता तुम्हें। मेरी जान हो तुम, और कोई अपनी जान के बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी हो और तुम्हारी सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। जिंदगी की हर खुशी मिलेगी, पूरी दुनिया लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी रहोगी, ताहयात मेरी रहोगी। मैं मर भी गया ना, तो भी तुम्हारी जिंदगी में किसी और मर्द की आमद पर बंदी लगाकर जाऊंगा। मैं मरकर भी तुम्हें किसी और की मर्द की पनाहों में नहीं जाने दूंगा। तुम पर सिर्फ और सिर्फ शावीर शाह का हक होगा। तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्या होगा? मेरे छोड़ने से ज्यादा तुम्हारे माँ बाप किसी और से तुम्हारी शादी कर देंगे, और इस दिन शावीर शाह मर जाएगा। जब मेरी मलकियत किसी और के पास जाएगी, जब मेरी मलकियत किसी और की मलकियत कहलाएगी, शावीर शाह इस दिन मर जाएगा, और वो वाली मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम सारी जिंदगी मुझे माफ ना करो, सारी जिंदगी मुझे सजा देती रहो, लेकिन तुम्हें छोड़ने की सजा में नहीं झेल सकता। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत जुल्म ढहाए हैं तुम पर, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता, कभी छोड़ नहीं सकता। इसने नरमी से इसकी गर्दन को अपने अंगूठे से सहलाते हुए इसकी गर्दन पर झुकते अपने लबों का बेताब लम्स बिखेरा था। इसकी दीवानगी अरूज पर थी। वो बेताबी से इसे चूमते हुए अपने हाथ पर मौजूद बैंडेज को खून आलूदा कर चुका था। इसका हाथ बेताबी से इसकी कमर पर अपना लम्स बिखेर रहा था। वह पूरी तरह से इसके बाजू के हिसार में कांप रही थी, जबकि वह इसे खुद में छुपाए दीवानों की तरह इसे चूम रहा था, जैसे कोई अभी इसे छीन लेगा। नहीं रहना मुझे आपके साथ, किसी कीमत पर नहीं रहना। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत, और ना ही कभी करूंगी। नफरत है मुझे आपसे, बेतहाशा नफरत, और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। वह बेहद गुस्से से अपना आप इसे छुड़वाते हुए भागकर वाशरूम में बंद हो गई थी। वो कितनी ही देर तक वाशरूम के दरवाजे को देखता रहा था। वह इसे दूर भाग रही थी, इसे अपना इसकी बाहों में मैं मंजूर नहीं था। वह इसे दूर भाग रही थी, वह इसे दूर हो रही थी। शावीर को एक दफा फिर से खुद पर गुस्सा आने लगा था। इससे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो इसे अपना तलक हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है। अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में कमरे से बाहर निकल गया था।